किसी भी वक्त तैयार रहने वाले, इस प्रिंसिपल पे चलने वाले हमारे आमीन सयानी, हरीश भीमानी, अमिताभ बच्चन, कोई भी नाम दे दीजिए उनको। ऐसे राकेश कुमार सर आज के हमारे होस्ट रहने वाले हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस हमारे सीबीएलडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हमारी आज की स्पीकर है रुचिका मुडगरे मैडम, जो इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस में एक्सपर्ट है। इंटरनेशनल रुचिका के नाम से मैडम का यूट्यूब चैनल बहुत ही उपयुक्त है। मैडम ने एमबीए किया है। 5 साल कारपोरेट में एचआर पोजीशन का दायित्व निभाने के बाद अभी घर परिवार को संभालते हुए एटॉमिक के इंटरनेशनल लोकेशंस में टीम इनविंसिबल का परचम लहराने का बहुत बड़ा काम मैडम आज कर रही है। तो मैं मैडम का भी स्वागत करता हूँ और होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं राकेश कुमार को विनंती करता हूँ कि आप होस्टिंग की सर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें। ओवर टू यू राकेश सर। राइट, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखिए प्रेजेंटेशन जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात कर, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार आप लोग प्योर म्यूट कर लीजिए अपने सारे, केवल रुचिका मैम को छोड़ के बाकी लोग म्यूट कर लीजिए एक बार, ताकि वो डिस्टर्बेंस नहीं है। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो वो डिस्टर्बेंस थोड़ा दिक्कत होगी इसको फाइनल करने में, राइट। तो आज जैसे रुचिका मैम के बारे में संतोष जी ने ऑलरेडी आपको बताया कि वो जब हम लोग टीम इनविंसिबल की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, एक बार ब्रजेश आप म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग एक बार म्यूट कर लीजिए। ब्रजेश एक बार म्यूट कर लीजिए। संतोष जी आप म्यूट कर सकते हैं क्या? नहीं, रुचिका मैम कर सकती है। ओके, मैं करती हूँ सबको। हो गए? जी, थैंक यू सो मच। देखिए आज का प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है संतोष चक्कर जैसे रुचिका मैम के बारे में बताया। जब हम लोग टीम इनविंसिबल की बातें करते हैं, टीम इनविंसिबल के बारे में जब लीडर्स की बात करते हैं, और उसमें भी जब इंटरनेशनल मार्केटिंग की जब बात होती है, तो इंटरनेशनल मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं एक नाम निकल के आता है और वो है रुचिका मैम, राइट। तो ये स्टार्ट आज से नहीं, पिछले 8 महीना जब से मैं देख रहा हूँ, 7-8 महीने मुझे हो गए, और जब भी इंटरनेशनल की बात होती है तो मुझे इनका ही नाम होता है। इनसे कई बार मेरी फ़ोन पर बात हुई, मेरे टीम के लोग भी इनसे बात करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस इनको मिलता है, राइट। अब आज जो एक इंटरनेशनल ज्वाइनिंग एंड पिचिंग के बारे में जो मैडम आज बताने वाली, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग लकी है इस इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी कंपनी हमारे पास है जहां पे इंटरनेशनल एक्सपोजर की जब हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आज हम लोग को मिल रहा है। हमारे सामने इतनी सारी कंट्री के अंदर बिजनेस लॉन्च हो रही है, राइट। अभी हम लोग 16 कंट्री के अंदर बिजनेस पे प्रॉपर वे से वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, और लगभग हिंदुस्तान के अंदर 11 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। और जब हम लोग बात करते हैं उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं, 40+ कंट्री में लॉन्चिंग माइक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। 24 सितंबर को वहां से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। किस रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है, दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि जो लोग आज जिस कंट्री में भी बैठे हैं उनके लिए बाहर का मार्केट भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना उनका डोमेस्टिक मार्केट इंपॉर्टेंट है। आज हमें हिंदुस्तान में बिजनेस करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमें बाहर जाने का भी जरूरत है। हमें हिंदुस्तान से बाहर जाकर के, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होगा, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि शुरुआती लेवल पे जो एक स्पीड मिलती है और जो एक रिजल्ट मिलता है वो बाद में तो मिलेगा, ऐसा नहीं, बट थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, राइट। तो इंटरनेशनल पिचिंग, इंटरनेशनल मार्केट को समझना और उस पर कैसे वर्कआउट करना है उसके बारे में समझना, और किस तरीके से वहां पे अप्रोच करना है उसके बारे में समझना, पिचिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में समझना। हर कंट्री की फिलॉसफी अलग अलग है, मेंटेलिटी अलग अलग है, ज्वाइनिंग के प्रोसेस अलग अलग है, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप इंटरनेशनल जा नहीं पाओगे। और इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए क्या बेसिक टूल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज को लेकर के हम लोग आगे जाएं, क्योंकि हमारा कई लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है दूसरे कंट्री के अंदर, तो वो लोग क्या करें, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको आज ये प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। और जो लोग वहां पे हैं ऑलरेडी, आपके लिंक अगर किसी दूसरे कंट्री के अंदर हैं भी, तो उनको कैसे बात करनी, किस तरीके से पिचिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको ये प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, राइट। तो इंटरनेशनल मार्केट को आसान, मतलब इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और
इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं देखिए कुछ आपको मैं एक छोटा सा 2 मिनट में एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूं। कुछ अपने पास ऐसी न्यूज़ आई हुई है कि दूसरे कंट्री से, कहने का मतलब फिलीपींस की एक टीम हिंदुस्तान में अगले 1 साल के लिए स्टैब्लिश हो चुकी है। अभी साउथ कोरिया से लगभग 3-4 बड़े बड़े टीम के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर अगले मतलब पिछले 3 महीने से तो यहाँ पे आ चुके। नेक्स्ट 1 ईयर का उनका प्लान है। वो लोग दूसरे कंट्री से हिंदुस्तान में फिजिकली आकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स वो लोग ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, जो एक्चुअल में है, राइट तो उनके लिए इतना बड़ा मार्केट हो सकता है हिंदुस्तान, तो हमारे लिए भी वो कंट्री हमारी उतना इंपॉर्टेंस होता है। देखिए हिंदुस्तान के अंदर तो हम लोग घूम के काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है उसको उठाना, उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। उसके आगे के डिटेल के लिए और किस तरीके से शुरुआत करनी, कैसे पिचिंग करनी, क्या स्टाइल होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, डिजिटली कैसे हम लोग उस लेवल पे पहुंचे, इसके लिए आपको जिनको मैं इन्वाइट करूंगा और पूरे के पूरे टीम इनविंसिबल में हर लोग उनकी बात को सुनता है। तो आगे के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं मिस रुचिका मैम को। प्लीज़ मैम आप आइए और हमें बताइए कि किस तरीके से डिजिटल लेवल पे हम लोग को काम करना चाहिए और किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को पिच करना चाहिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू राकेश सर एंड थैंक यू मिस्टर संतोष सर। इसके पहले भी मैंने ये एटमी के इंटरनेशनल ज्वाइनिंग एंड पिचिंग पे सेशन दिया हुआ है, लेकिन संतोष सर के कहने पे मैं ये फिर से दे रही हूँ, बिकॉज संतोष सर का जो एक ग्रुप है जिसमें ज्यादातर लेडी एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो एटमी से जुड़ रही हैं या जुड़ना चाहती हैं, तो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगी कि मैं अब संतोष सर के कहने पे ये एक सेशन लूं स्पेशली फॉर जो ज्यादातर जो लेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कैसे इंटरनेशनल ज्वाइनिंग एंड पिचिंग कर सकती हैं, और जो मेल लीडर्स हैं उनको भी मैं वेलकम करूंगी कि उन्होंने इतना टाइम निकाला इस सेशन के लिए। तो इसमें मैं भी जैसे सबको पता है ज्यादातर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट नई हूँ, बट मेरा एटमी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव पॉइंट ये था कि यहाँ पे एटमी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है। और जब मैंने ज्वाइन किया था नवंबर में, तो उस समय ये ऑलरेडी 16 कंट्रीज में काम कर रही थी, और जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि 2025 तक इनका 140 कंट्रीज में लॉन्च होने का लक्ष्य है। तो मेरे सामने सबसे ज्यादा विजन यही आया कि अगर मैं एटमी ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास इंडिया के अलावा 140 कंट्रीज प्लस ये जो 16 कंट्रीज जहाँ पे एटमी ऑलरेडी काम कर रही है, वहाँ का मार्केट अगर मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो मुझे बहुत इससे ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिल सकता। तो मैंने इमीडिएटली जब मैंने ज्वाइन किया उस समय मुझे एटमी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया, वेबसाइट चेक की, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव लगा उसकी इंटरनेशनल ज्वाइनिंग का जो स्कोप था, और कैसे हम वहाँ पे अपना जो टीम बिल्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जहाँ तक अभी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी यही लगा कि मैं घर पे रह के भी अपनी टीम को इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो इंटरनेशनल ज्वाइनिंग मेरी सबसे ज्यादा शुरू से ही मेरा मेन फोकस ये रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ज्वाइनिंग लाऊं। हाँ, थोड़ा बहुत शुरू में मेरे को टाइम लगा, उसका वहाँ का हर कंट्री का एक अपना सिस्टम अलग होता है, वहाँ के लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि जब आप धीरे धीरे बात करने लगते हो उन लोगों से तो आपको समझ में आता है कि वहाँ के लोग कितने प्रोफेशनल हैं, कितनी चीजों को वो लोग समझ पा रहे हैं, कितनी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको उनके साथ कैसे कोप करना है, कैसे उनके साथ डील करना है, ये चीज हमको धीरे धीरे ही समझ में आती है। बट यह है कि शुरू में आपको लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या मुझसे ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ये इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली दे आर ह्यूमन बीइंग, राइट। उनका मोटिवेशन लेवल अलग हो सकता है, उनको समझने का एक पीक पॉइंट अलग हो सकता है, वो किस चीज को अट्रैक्ट कर ले या कौन सा पॉइंट उनको पिन कर जाए कि नहीं ये सही जगह है जहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्टिंग को या जो हमको अप्रोच कर रहा है इस अपॉर्चुनिटी को लेके
उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि इंटरनेशनल जॉइनिंग्स निकालूँ और साथ-साथ में मैं इंडिया में भी अपनी टीम बिल्ड कर रही हूँ। हालाँकि अभी मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि सर कहते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलते रहिए, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगते रहिए लेकिन आगे बढ़ते रहिए। तो यही मेरी कोशिश रहती है। तो इसी के साथ फिर हम अपना इंटरनेशनल जॉइनिंग एंड पिचिंग का सेशन चालू करते हैं। तो जैसा कि मैं सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एकदम नई थी, तो मुझे जैसे-जैसे रितेश रंगारे सर ने गाइड किया, जैसे-जैसे वो बताते गए, मैंने सिर्फ ब्लाइंडली उनको फॉलो किया, उनका जो भी सजेशंस होते थे, जो भी वो टिप देते थे शुरू-शुरू में, उसको मैं उसमें इम्प्लीमेंट करती गई और बस कोशिश यही है कि जिस तरह से वो बता रहे हैं उसका 100% ना सही लेकिन कम से कम 98% 95% मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो उनका जब सबसे पहला टिप यही था कि आप जितने ज़्यादा हो सके आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आपका कोरा हो गया, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा-सा फोकस कीजिए, उस पे थोड़ा-सा अपना नेटवर्क बिल्डअप कीजिए। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा आप एमएलएम ग्रुप जो है उसको जॉइन कीजिए। एमएलएम ग्रुप जॉइन कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉइन कीजिए, जैसे एडमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है, तो आप उसको आप अलग-अलग कंट्रीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स के ग्रुप्स हैं, आप उनको जॉइन कीजिए, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को जॉइन कीजिए या फिर वर्क फ्रॉम होम वाले जो ग्रुप्स हैं, उनको जॉइन कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए इंडिया के अलावा और भी दूसरी कंट्रीज में। लाइक और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि आप जितने ज्यादा हो सके एमएलएम इंडस्ट्रीज है, डीलर्स के ग्रुप हैं, आपके जो इंडिया में जैसे ओरिफ्लेम, एमवे वगैरह के जो ग्रुप्स हैं, टपरवेयर हैं, इनके ग्रुप्स को आप ज्वाइन कीजिए। बाहर अगर बाहर की कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा वहां पे क्रिप्टो करेंसी वाले लोग मिलते हैं, बिटकॉइन वाले लोग मिलते हैं। तो ये लोग जो ऐसे होते हैं ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, इनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक्सपोजर और उसका जो स्कोप है वो पता होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप उनको कीजिए, तो वहाँ पे आपको थोड़े से प्रोफेशनल और थोड़े से चालाक चतुर टाइप के लोग मिलते हैं बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्मार्टली आपको हैंडल करना होता है। फिर आप जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस थ्रू नो इन्वेस्टमेंट वाले जो है वो आप कर सकते हैं, पैसिव इनकम है, तो वो सब ग्रुप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स हो गए, जिस तरह से कीवर्ड्स है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर उसके बाद आपका वर्क फ्रॉम होम है, क्रिप्टो करेंसी है, पैसिव इनकम है, इस तरह के एमएलएम ग्रुप्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर्स हैं। फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल वाले जो होते हैं ग्रुप, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा ये है कि आप जितने ज्यादा ग्रुप्स को, जितने ज्यादा एमएलएम ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है उस कंट्री के लोगों के टच में आने का। भले ही वो आपसे डायरेक्टली टच नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आपका एक बार पोस्ट देखते हैं, अगर उनको वो पोस्ट थोड़ा भी उनके इंटरेस्ट का लगता है या काम का लगता है तो वो कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। और जैसे ही वो कमेंट या लाइक करें, आप उनको क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि कई लोग होते हैं कि अगर हमने कुछ पोस्ट डाल दिया तो उसमें आपको देखेंगे कि आपने पोस्ट डाला तो उसमें 20 से 25 ऐसे होते हैं जो स्पैम पोस्ट होते हैं, कि वो अपना ही बिजनेस जो है प्रमोट करने के लिए अपना मैसेज उसमें डाल देते हैं। तो हमको वो चीजें बिल्कुल इग्नोर करना है। हमको उन पोस्ट में से अपने लोगों को देखना है कि किसने लाइक किया है, ये किसने इंटरेस्ट शो किया है। और जैसे ही वो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं तो आप उनको क्या कीजिए, अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। इससे क्या होता है कि आपने जैसे अगर फेसबुक की बात करें, आपने उसमें पोस्ट डाला, किसी ने आपका पोस्ट देखा, उसको लाइक किया या कमेंट किया कि आई एम इंटरेस्टेड या हाउ या गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह से अगर किसी ने किया है तो आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट
भेज दीजिए। तो इससे क्या होता है कि भले ही वो हमें अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा जब हम अपने प्रोफाइल पे पोस्ट डालते रहते हैं तो वो पोस्ट उसको दिखता है, तो भले ही उसको इतने सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन वो उसको देखता रहेगा, तो एक ना एक बार उसका ध्यान जरूर आकर्षित होता है कि हाँ, ये इतने पोस्ट इसमें आ रहे हैं, इन्होंने अपनी प्रोफाइल में डाला हुआ है। तो हम एक तरह से ये कर रहे हैं कि वो भले ही हमसे अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो हमारा एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाता है इस चीज में। फिर आप हर रोज जो है मिनिमम आप एक कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए कि अच्छा ठीक है, आज मुझे टर्की है, वहां पे के मार्केट को टच करना है, या पोलैंड हो गया है, या नीदरलैंड हो गया है, या मलेशिया हो गया है, सिंगापुर हो गया है। तो आप उस कंट्री के जो लोग हैं, आप जब भी एमएलएम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको उस कंट्री के लोगों का लाइक आता है, पोस्ट आता है, फिर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आप उनको भेज देते हैं, तो आपको फिर सजेस्टेड फ्रेंड्स भी आते हैं। और ऑब्वियस बात है कि जब एमएलएम ग्रुप आपने ज्वाइन किया है तो उस ग्रुप में वही लोग ज्यादा दिखेंगे, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। मिनिमम 10 से 20 आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। बहुत ज्यादा एक साथ मत भेज देना, नहीं तो फेसबुक आपको ब्लॉक भी कर सकता है। तो आप डेली 10 या समझ लीजिए मिनिमम 5, 6, 10 या 20, इस तरह से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अदर कंट्रीज में आपका एक्सपोजर जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। फिर इसके बाद आप जितना ज्यादा हो सके अपनी एड कॉपीज बनाइए। आप जितने ज्यादा पोस्ट हो सकते हैं आप उसको भेजिए। बट आप ध्यान में ये रखिए कि जैसे अगर आप एक्टिविटी के लिए अगर कहीं आप एड कॉपी पोस्ट कर रहे हैं, तो नेवर एवर मेंशन एटमीज नेम एनीवेयर। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप एटमी का नाम डायरेक्टली वहां पे मेंशन मत कीजिए, बिकॉज वो क्या होगा, अगर उसको इंटरेस्ट आएगा वो क्या करेगा, एटमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा आपसे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे आपसे सोशल मीडिया पे आपका ले लेगा, और फिर वो क्या करेगा, उसको जरा भी इंटरेस्ट आएगा तो वो अपनी ही कंट्री के लोगों को ढूंढते हैं, फिर लोकल लीडर्स को ढूंढते हैं या लोकल स्पॉन्सर को ढूंढते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाती है कि सारी इंफॉर्मेशन वो हमसे ले रहे हैं, लेकिन ज्वाइन क्या कर रहे हैं, अपने लोकल लीडर को कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, डाइवर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं स्पेशली बोलूंगी कि नेवर एवर मेंशन एटमीज नेम ऑन योर एड कॉपीज। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर इन साउथ कोरियन ब्रांड विच इज गवर्नमेंट सपोर्टेड, साउथ कोरियन गवर्नमेंट सपोर्टेड कंपनी। या फिर आप इस तरह से पोस्ट डाल सकते हैं कि I'm looking for online business partner who want to start their business with an reputed online business company or e-commerce company with a South Korean brand or with a South Korean company which is government supported. You can इस तरह से पोस्ट डाल सकते हैं कि I'm looking for dealers and distributors for a South Korean brand with who wants to start their business with no investment, है ना? या वर्क फ्रॉम होम, आई एम लुकिंग फॉर द वुमन एंटरप्रेन्योर्स और women who wants to start their business with no investment. You can start your business without interrupting your daily routine or your daily chaos, राइट? तो इस तरह से आप एड कॉपीज डालिए, लेकिन आप एटमी का नाम जो है आप वहां पे मेंशन मत कीजिए। जब आपको एटमी का आप नाम मेंशन कब करेंगे, जब वो आपके साथ पर्सनल चैट पे आ जाता है, या फिर आप पर्सनल उससे जब 1-to-1 आप कन्वर्सेशन उनसे करते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन होने से क्या होता है कि आपका ध्यान इस पे रहता है और उसका ध्यान टोटली आप पे रहता है। प्लस इसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन होने में ये होता है कि हमारे पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि हम उनको एक प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में वो हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनको ये ना लगे कि भाई ये कोई स्पैमर है या फिर ये कोई हमको फ्रॉड करने वाला है। इस तरह का आप उसमें वो चांसेस कम हो जाते हैं। फिर इसमें आप जैसे ही उनको पर्सनल चैट
पे लेते हैं, जो भी आपको लीड्स दे रहे हैं, लीड्स बोल लीजिए या फिर जो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो वो जैसे ही आपके पर्सनल चैट पे आ जाते हैं, यू quickly start one-to-one conversation and then start giving your introduction about acting. उसमें भी आपको हर चीज बिल्कुल खोल के बताने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट आप एक छोटा सा एक प्रिसाइज छोटा सा कैजुअल इंट्रोडक्शन दीजिए, पहले अपना कैजुअल इंट्रोडक्शन दीजिए उनको, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा आप पे भरोसा बढ़ता है कि नहीं, सामने वाला आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है तो स्पैम नहीं होगा या फिर कोई फ्रॉडलेंट कंपनी नहीं होगी। इस तरह से आप थोड़ा सा कैजुअल इंफॉर्मेशन लीजिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, उनका भी कैजुअल इंट्रोडक्शन लीजिए, फिर आप उनको क्विक रिव्यू दीजिए कंपनी के बारे में। क्विक रिव्यू देने का मतलब ये है कि आप उनको सब कुछ खोल के नहीं बता देंगे कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी में बहुत सारे प्लान बेस्ड है, हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह का कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्विक रिव्यू मतलब एक ऐसा छोटा सा इंट्रोडक्शन के सामने वाले का इंटरेस्ट बिल्ड होता है उसमें। जिस तरह से जैसे आप क्विक रिव्यू देने की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर for a e-commerce company who is also working on an MLM platform. This company is already working in 17 countries. You mentioned these countries name, and this company CEO, don't mention Hengil Park's name. You just mention this company. This company is the fastest growing company in MLM and e-commerce segment, and the CEO of the company has been featured twice in फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून मैगजीन। तो इससे क्या होता है कि छोटा सा क्विक रिव्यू दे दिया आपने कि हाँ, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है, MLM प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, साथ साथ में ये 17 कंट्रीज में भी काम कर रहा है, आगे जाके और भी कंट्रीज में काम होगा। और ये जो कंपनी के जो CEO हैं वो अगर फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून मैगजीन में फीचर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक। तो ये आपने एक क्विक रिव्यू दे दिया। जैसे ही आप उनको एक क्विक रिव्यू देंगे तो उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर आप उनको जब वो पूछे कि फिर आप खैर ये कन्वर्सेशन डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या रिप्लाई दे रहा है या किस तरह से आपसे डील करना चाह रहा है। कई लोग होते हैं कि बहुत क्विक रिप्लाई देते हैं और फटाफट क्वेश्चंस करते हैं और फटाफट आपको रिप्लाई भी देना होता है। और कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, आपने थोड़ा सा कन्वर्सेशन दे दिया, वो फिर बहुत टाइम बाद आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन आपको ये है कि आपने क्विक रिव्यू देके अगर आपने छोड़ दिया तो ये है कि नेक्स्ट टाइम वो बंदा आपके पास आके पूछेगा जरूर आपको, क्योंकि आपने उसको सारा अपनी पोथी एक साथ, अपनी जो पोटली है वो एक साथ नहीं खोल के रख दी है। इसलिए अब अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तो वो आपके पास जरूर आएगा, एक बार पूछेगा जरूर कि आप मुझे और इन्फॉर्मेशन दीजिए। तब आप जो है कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए, बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जैसे हम इंडिया में करते हैं, कैरी कोलमार के बारे में बताते हैं, CEO के बारे में बताते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में बताते हैं, कंपनी के अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। लेकिन ये बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा खोल के बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट में होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बात के लिए भी कुछ कुछ होना चाहिए कि अगर मान लो उसका इंटरेस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है तो हमारे पास ये है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हम उनको बाद में दे सकें। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत उनको बैकग्राउंड बताइए, कंपनी की CEO अचीवमेंट के बारे में बताइए, थोड़ा सा क्विक रिव्यू दीजिए। फिर इसके बाद अगर उसको लगेगा कि फिर आप उनको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में भी आप उनको सीधे ये मत बताइए कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। आप सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि हमारे पास हेयर केयर से रिलेटेड जो भी अपने इंडिया में और जो दूसरी कंट्रीज में जो रेंज है, प्रोडक्ट रेंज है, जो आपके हेयर केयर है, कॉस्मेटिक्स है, फिर जनरल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, फिर डोमेस्टिक केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उनको रेंज बताइए कि हमारे पास ये इस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं विच आर बायोटेक्नोलॉजिकली इन्वेंटेड एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट विच आर ह्यूमन टच फ्री
आप उनको ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमने जो एक प्रॉपर रिसर्च के बाद इन्वेंट किए हुए हैं, ये आपको नैनो टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं, बायोकेमिकली यूज किए हुए, यानी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हमने प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद पेटेंटेड कराने के बाद किए हुए हैं। तो आप उनको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा सिर्फ एक रिव्यू दीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा ये है कि उनको ब्रांड से मतलब नहीं होता, उनको ये प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब होता है। तो अगर आप उनको बताएंगे कि ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो एक नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, केमिकल फ्री है, हर्बल है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं प्रोडक्ट पे। क्योंकि अगर हम, जैसे हमारा जो एमएलएम है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा प्रोडक्ट पे फिर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। फिर वो पूछे, फिर प्रोडक्ट के बारे में, फिर आप उनको प्रोडक्ट कैटलॉग दीजिए, कैटलॉग बताइए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर उनको प्राइस बताइए। प्राइस हो गया, कैटलॉग हो गया, आपकी कंपनी के स्टार प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे आप उनको बता सकते हैं कि अगर उनका इंटरेस्ट और बढ़ता है उसमें, तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि भैया हमारी कंपनी के स्टार प्रोडक्ट्स ये है। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भाई हमारी कंपनी का एक हीमो हिम जो प्रोडक्ट है, स्टार प्रोडक्ट है, जिसपे कंपनी ने $5 मिलियन जो है खर्च किए हैं। इस तरह से आप उनको स्टार प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा रिव्यू दीजिए। फिर कंपनी कंपनसेशन प्लान, फिर अगर कंपनी आपकी ठीक है, आपका प्रोडक्ट भी ठीक है, फिर सामने वाला ये पूछता है कि ठीक है मैं इससे कमा कैसे सकता हूँ, फिर आप उनको बताइए, ऑप्शन दीजिए कि हमारे कंपनसेशन प्लान में एक रिटेलिंग का ऑप्शन है। फिर आप चाहे तो आप सिर्फ कंज्यूमर बन के आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक अच्छा इनकम सोर्स चाहिए तो आप एक टीम बेस्ड बिजनेस स्टैब्लिश करके आप उसमें से भी कमीशन पा सकते हैं, और अच्छा खासा जो बिजनेस है आप बना सकते हैं, और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि आप चाहे उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कंपनसेशन प्लान के बारे में बात करें, या फिर आप कंपनी के बारे में बात करें, उनके प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात करें, आपको ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है कि वो सारी बातें उस बंदे की कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी मलेशियन बंदे से बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उस कंट्री में अगर मैं मलेशियन बंदे से बात कर रहा हूँ, तो उस कंट्री का मलेशिया का कंपनसेशन प्लान क्या है, वहां पे आपको कितना कमीशन आप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे प्लस और माइनस $25 है, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो आपको उनको मलेशियन रिंगिट में बताना पड़ेगा कि भाई आप अगर ऐसे करते हैं तो आप मलेशियन रिंगिट में आपका जो इनकम इतना होगा। अगर आप फिलीपींस के बंदे से बात कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी जो इनकम जो है वो पैसों में पड़ेगी, फिलीपीन पैसों में पड़ेगी, और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके फिलीपीन पैसों में इतना आएगा। तो यहाँ पे आपको हर चीज जो कंपनी से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज है, आपको उनकी प्राइस से रिलेटेड चीज है, वो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप हैं और सामने वाला पूछ रहा है और आपको आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि सामने वाला जो है आपको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेगा। वो सोचेगा कि बस ये ऐसी कोई रैंडम पर्सन है, बस अपना बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, इसलिए वो हमें अप्रोच कर रहा है। तो आप बिल्कुल उनको मौका नहीं दीजिए कि वो आपको एक टिप पे भी आपको वो बिल्कुल डाउट कर सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बार में एक ही बंदे को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, तो आप जैसे मलेशिया के बंदे को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मलेशिया के बंदे पे ही फोकस कीजिए। और या मलेशियन कंट्री पे अगर आप कर रहे हैं तो आप मलेशियन पे ही फोकस कीजिए। और बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में आप ये कीजिए कि अगर आप मलेशियन बंदे से बात करें, तो आप तुरंत ये कीजिए कि एटमी की वेबसाइट ओपन कीजिए। एटमी का जो मलेशिया का डोमेन है वो आप ओपन कीजिए, आप अपना लॉगिन कीजिए उसमें, और अपना जो, अगर वो प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में उनसे बात कर रहे हैं, तो आप अपना शॉपिंग मॉल फटाफट ओपन कर लीजिए। अगर जैसे मलेशिया के डोमेन पे जाके आप शॉपिंग मॉल फटाफट ओपन कर लीजिए।
फिर आप उनको बताइए कि भाई हमारे यहाँ का टूथपेस्ट जो है वो मलेशियन रिंगिट में इतना पड़ता है और एमआरपी इसकी इतनी है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस जो है इतना मिलेगा, इसके साथ आपको पॉइंट वैल्यू इतना मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको वो बंदा, क्योंकि अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो पूछेगा ही कि ठीक है अगर मेरे को शैम्पू खरीदना है तो मुझे शैम्पू कितने का मिलेगा। तो आप उससे ये पूछेंगे कि आप अभी फिलहाल जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आपको कितने का पड़ता है और किस तरह की क्वालिटी है उसकी। और फिर अपना बताइए कि भाई अगर आप एटमी का शैम्पू यूज करते हैं तो आपको इतने डॉलर का पड़ेगा, इसकी एमआरपी इतनी है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस पे लेते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस पे इतना पड़ेगा, और इतने में अगर आप रिटेल में भी अगर उसको सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट इतना होगा। और अगर आपका टीम बेस अगर आप कोशिश कर रहे हैं बनाने की तो आपकी टीम बेस में बनेगा तो फिर आपको इतना पॉइंट वैल्यू इस प्रोडक्ट पे मिलेगा, जो कि आपके डाउनलाइन से होते होते आपका जो ग्रुप पॉइंट वैल्यू जो है वो मेंटेन करता है। तो इस तरह से आप उनको बताइए। ये सारी चीजें जो है वो आपके कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप जिस भी कंट्री के बंदे से बात कर रहे हैं आप उस कंट्री का फटाफट आप उस डोमेन पे जाइए, उसको वेबसाइट ओपन कर लीजिए, भले ही उसको जरूरत पड़े या ना पड़े। आप अगर बात कर रहे हैं वो पूछे या ना पूछे, लेकिन आप बैकग्राउंड में अपना ये जो अपने बैकग्राउंड में तैयारी करके रखिए कि भाई अगर इंस्टेंटली अगर उसने मुझसे ये पूछ लिया कि भाई मुझे शैम्पू का आप रेट बताइए या डिटर्जेंट का बताइए, या फिर अगर मैं मॉइस्चराइजर यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो वो मुझे कितने का पड़ेगा। तो आपको फिंगर टिप पे आपका सब कुछ होना चाहिए कि बस उसको मौका ही ना मिले कि उसको जरा भी 1% भी डाउट हो कि आपको अपनी ही कंपनी के बारे में, अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में नहीं पता है। अगर आपको उसको जरा भी मौका मिला तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। वो क्या करेगा, सीधा अगर उसको इंटरेस्ट भी आ रहा हो तो आपके साथ ज्वाइन ना करके क्या करेगा, दूसरी अपनी कंट्री का बैकग्राउंड में जाके रिसर्च करेगा और अपनी ही कंट्री के किसी लीडर को ढूंढेगा और वो वहां ज्वाइन करेगा। तो इससे क्या होता है, हमारी एक लीड छूट जाती है, हमारी इतनी मेहनत जो की है हमने वो वेस्ट हो जाती है। तो जो भी आप कर रहे हैं आप उसकी कंट्री के हिसाब से कीजिए। तो मेरा टिप यही है कि आप अपना सबसे पहला टिप ये है कि आप बैकग्राउंड में उस कंट्री के डोमेन पे जाके आप अपना लॉगिन करके रखिए। उस क्या है तो आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए कि आप उसको वो प्रोडक्ट प्राइस बता सकें। कंपनसेशन प्लान जो है आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे इस कंपनी का कंपनसेशन प्लान चाहिए, अगर इसके पास अगर आपके पास कोई लिंक हो या वीडियो हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो ऐसे इसमें आप क्या करेंगे, आप बस सीधे जाके आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो उठाई के आप उनको नहीं भेजना है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये कीजिए कि उस कंट्री का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक्टिमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ऑफिशियल चैनल इंडिया का भी है ना, वैसे ही अगर फिलीपींस का बंदा है तो आप एक्टिमी फिलीपींस ऑफिशियल ओपन कीजिए, या कनाडा के बंदे से कर रहे हैं तो आप एक्टिमी कनाडा ऑफिशियल ओपन कीजिए। एक्टिमी का ऑफिशियल आप चैनल ओपन कीजिए और वहां से आप उनको कंपनसेशन प्लान भेजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपने मान लीजिए आप फिलीपींस के बंदे से बात कर रहे हैं, आप उसने बोला कि भाई मुझे कंपनसेशन प्लान भेज दो, तो ये है कि अगर वो इंग्लिश समझता है तो वेल एंड गुड, लेकिन कई लोग होते हैं जो अपनी लोकल भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनको लोकल भाषा में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे फिलीपींस में फिलिपो चलती है, मलेशिया में उनकी अलग भाषा चलती है, राइट। तो बहामास जो चलती है, बहामास लैंग्वेज जो चलती है, तो आप क्या कीजिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से कंपनसेशन प्लान उठाइए, उसका लिंक ले लीजिए। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। या फिर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी लिंक जो है उनको फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन ये जो लिंक होनी चाहिए वो ऑफिशियल वेबसाइट की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा तो सामने वाले को पता चलता है कि नहीं, रेशो यहाँ शोर मत करो बेटा। इससे ये इम्प्रेशन बैठता है कि इनके हर कंट्री का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल चैनल है। ये एक सबसे ज्यादा ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन उस पर बैठेगा कि अगर ये 17 कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो इनकी 17
ऑफिशियल वेबसाइट होगी, 17 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होंगे। यानी आपको ये है कि कोई भी रैंडम पर्सन आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। वहां से आप ऑफिशियल चैनल से अपने सारे जो भी डिटेल्स आपको भेजने हैं आप वो भेजिए, या अगर इंग्लिश समझ में आ रही है उनको तो आप इंग्लिश में अपना भेज दीजिए। जैसे अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट है, आप उसकी लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। एक जो दो डक्स वाला जो कंपनसेशन प्लान है, जो एटीमी का यूनिवर्सल वीडियो है, राइट, जो हर जगह चलता है। और जनरली ये वाला जो वीडियो है वो आपको हर ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और उनकी ही लैंग्वेज में मिल जाएगा हर ऑफिस। तो आप उसके जो है लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो दो डक्स वाला जो कंपनसेशन प्लान आता है, तो वो ऑफिशियल हर ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल जाएगा एटीमी के, और उन्हीं की भाषा में मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को कंपनसेशन प्लान समझने में बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पे कंपनसेशन प्लान दे दिया हमने उनको, स्टार प्रोडक्ट्स बता दिए, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दे दी है। आप चाहो तो एक दो फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं उनको कि हमारे प्रोडक्ट्स का रिजल्ट जो है ऐसा है। आप शैम्पू कंडीशनर का भेज दीजिए, या फिर आपका हेयर टॉनिक है उसका भेज दीजिए, आपका 4 केयर सेट है एटमी का वो भेज दीजिए, एब्सोल्यूट एम्पल है उस चीज का, यानी एक्सवाइजेड कोई भी जल्दी निकलो यहाँ से। प्रोडक्ट जिसका हमारे पास इफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट वाले फोटोग्राफ्स हैं, आप वो उनको भेज दीजिए। ये चीजें आप भेज दीजिए, लेकिन सारा का सारा इकट्ठा मत भेजना, थोड़ा थोड़ा करके भेजिए। क्योंकि इकट्ठा भेजे तो कंट्रीज में एक तो ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका डेटा प्रॉब्लम बहुत होता है। वहां पे उनको जैसे अपने यहाँ पे 2 GB 3 GB पर डे के हिसाब से मिल जाता है, वैसे ही वहां पे उनको लोड करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वीडियोस वगैरह देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अगर आप उनको टेक्स्ट भेजेंगे तो वो टेक्स्ट जरूर पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने उनको बहुत ज्यादा वीडियोस भेज दी है तो वो उसको देखेंगे भी नहीं। तो कोशिश ये कीजिए कि जैसे अगर आपने एक प्लान भेज दिया, कोशिश ये कीजिए कि आप उनको थोड़ा सा टेक्स्ट में भी समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारा जो कंपनसेशन प्लान है टेक्स्ट में इस तरह से है। आपको रिटेलिंग में आपके पास एटीमी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। रिटेलिंग में कर सकते हैं आप, या तो फिर टीम बेस्ड कर सकते हैं, और अगर आप टीम बेस्ड कर रहे हैं, आप एक पोजीशन पे चले जाते हैं, तो आपको एक एजुकेशन सेंटर का भी आपको एक इनकम जनरेट होता है। तो इस तरह से आप उनको एक टेक्स्ट में भी भेजिए। बट ये डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आप कन्वर्सेशन कैसे करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है। जरूरी नहीं है कि वो इसी सीक्वेंस में जाएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपसे हर बार एक ही चीज पूछेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका उसके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन कैसे चल रहा है। या हो सकता है वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में भी ना पूछे, आपसे कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में भी ना पूछे, वो ज्यादा फोकस करे कि भाई इसका अगर मैं मान लो, कई लोग होते हैं जो माइग्रेट हुए रहते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो हूँ फिलीपींस से हूँ, लेकिन मैं चाइना में भी रहता हूँ, तो मैं किस तरह से ज्वाइन कर सकता हूँ, और अगर मेरे को ज्वाइन करना हो तो आप क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। तो डिफरेंट वेज है, कई तरह से 1-to-1 आपका कन्वर्सेशन पे वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के साथ आप कैसे क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, और किस डेप्थ पे या किस लेवल पे आपका कन्वर्सेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्टली खेलने की जरूरत होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्योंकि इंडिया में तो अगर आप किसी बंदे से अगर बात करेंगे तो वो तो सीधे, अगर कोई एमएलएम इंडस्ट्री का होगा तो वो तो आपसे सीधे आर्ग्यू करने लगता है, या तो फिर आपसे फालतू की बात करने लगेंगे कि हम आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए, या ऐसा वैसा एक्सवाइजेड। उनका अपना अलग अलग ही तरीका होता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में मैंने एक चीज नोट की है। एम आई गोइंग वेरी फास्ट? हेलो? No, you are going perfectly all right. नहीं नहीं पता क्यों। ओके ओके फाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर की कंट्रीज में जो लोग हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्रीज को या नेटवर्क मार्केटिंग को लेके वो लोग वहाँ पे इतने नेगेटिव नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को थोड़ा सा प्रोफेशनली आपसे डील करेंगे, आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी होती है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, यानी बिहाइंड द सीन आपको समझने की कोशिश करनी होती है कि वो क्या चाह रहा है और क्या पूछना चाह रहा है, और उसके इंटेंशन किस तरह से जा रहे हैं। वो सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है
सच में इंटरेस्ट ले रहा है या सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, हम उनको जितना बता रहे हैं, जैसे अगर हम आपको यहाँ पे अगर आप उनको जो भी बता रहे हैं वो सुनेंगे, और सुनने के बाद एज सुन एज आपका कन्वर्सेशन उनके साथ खत्म हुआ, वो क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे उसको ट्राई करेंगे, गूगल पे उसका देखते हैं, आपका यूट्यूब पे उसको देखेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे, या फिर आपसे बात करते करते ही वो बैकग्राउंड में अपना रिसर्च शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्टली प्ले करने की जरूरत होती है कि अगर मान लो, अगर उसने आप जो बता रहे हैं उससे थोड़ा भी हटके अगर उसने फुल समझ सकते हैं कि वो बैकग्राउंड में अपना रिसर्च उसने शुरू कर दिया है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपना जो बोलते हैं होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत होती है कि आप वो जो भी क्वेश्चन करे आपको इंस्टेंटली आपको उसका आंसर करते आना चाहिए। ये या तो फिर ये बोल सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल मास्टरी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए उसको, और बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सामने वाला जो पूछ रहा है उसको मुझसे ज्यादा पता है या वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। आप बिल्कुल उसको दिमाग से निकाल ही दीजिए। जब भी मेरा अगर अप्रोच देखा जाए सॉरी मेरा जो पर्सनल अप्रोच होता है, मैं जब भी अगर किसी सामने वाले बंदे को अप्रोच करती हूँ तो मैं यही सोच के अप्रोच करती हूँ कि भाई मेरे सामने एक ब्लैंक पेज है, उसको इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बिल्कुल उसको आइडिया भी नहीं है कि मैं उससे किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। बस मैं ये सोचती हूँ कि वो बिल्कुल एक बोल दीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले से, वो गधा आदमी है, उसको कुछ नहीं पता है, हमको सब कुछ पता है, हम बताएंगे अब अपना, हमको जितनी अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज है हम उसको अच्छी तरह से और जितना पॉजिटिवली हो सके उसको बताएंगे। और बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ मैं बिल्कुल अप्रोच करती हूँ कि वो एक ब्लैंक पेज है और मुझे जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिवली उसको अपना इम्प्रेशन भी डालना है, साथ साथ में कंपनी का भी डालना है, क्योंकि हम एक तरह से एक नए बंदे से मिल रहे हैं, तो वो हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि अपने आप को। तो हमको हमारा होमवर्क जो है बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी तरह से करना होता है। ये समझ लीजिए कि आप अपना बिल्कुल मास्टरी कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बैकग्राउंड में अगर उस कंट्री के बंदे से अगर आप डील कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड में अपनी एटमी की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला बंदा जिस कंट्री से बिलोंग करता है तो आप वो क्या लैंग्वेज यूज करता है, उसको इंग्लिश समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर उसको इंग्लिश समझ में आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो सबसे अच्छा टूल जो हमारे पास है वो है गूगल ट्रांसलेटर। आप अपनी लैंग्वेज को उस कंट्री के हिसाब से आप उसको लैंग्वेज को कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए और कॉपी पेस्ट करके सामने वाले पे चिपका दीजिए उसको। वो जो रिप्लाई कर रहा है अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो अपनी ही भाषा में अपने आपको रिप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको कॉपी कीजिए, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए और वैसे का वैसे उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि कई आपको एक तो नई लैंग्वेज भी सीखने के लिए मिलेगी, कई आपको नए वर्ड भी सीखने को मिलेंगे, और सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, जो सामने वाला बंदा है वो ऐसे ही कोई एक्स वाई जेड बंदा नहीं है, वो अपने फील्ड में जो है अपनी कंपनी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, अपना कंपनी के प्रोडक्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। तो हमको सिर्फ ये इम्प्रेशन उन पे करना होता है कि सामने वाला बंदा जो है एक्स वाई जेड नहीं है, ये जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी कोई रैंडम कंपनी नहीं है, एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है जिसके सीईओ वो है जो फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून मैगजीन में फीचर हो चुके हैं, उनका विजन इतना ज्यादा है। तो हम एक तरह से हम उनके लिए हैंडल पार्क हो जाते हैं। तो हमको उन्हें बिल्कुल इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि भाई मैं कंपनी का सीईओ हूँ और मेरी कंपनी ये है और मेरी कंपनी से ज्यादा अच्छा कुछ भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस तरह का इम्प्रेशन आपको डाल के सामने वाले से बात करनी होती है। तो वो बंदा आपको एक बार अगर उसने आपको सीरियसली लेना शुरू किया तो फिर वो इंटरव्यू आपको
पॉजिटिव रिप्लाई करेगा, उसमें इंटरेस्ट भी देगा आपको, एक उसकी जो क्वेरीज होती हैं वो लॉजिकल हो जाती हैं थोड़ी सी, और आपको फिर वन टू वन कन्वर्सेशन करते करते ही समझ में आ जाती है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है। नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने उनको अपने पर्सनल मैसेंजर पे ले लिया है, पर्सनल चैट पे ले लिया है, तो आप उनको धीरे धीरे उनसे फॉलो अप लेते रहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे पास जैसे हम इंडिया में तो रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे टाइम जोन भी है कि हम सामने वाले को 10 बार फोन कर कर पूछ सकते हैं। अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो हम मैसेज कर सकते हैं, और अगर वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो हम उनको किसी न किसी तरह से हम मेल करके या करके किसी न किसी तरह से हम उनको टच कर सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरी कंट्रीज के लोगों को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास कई तरह के कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। जैसे एक तो टाइम जोन का बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंट होता है कि कई बार हमारे यहाँ रात होती है, उनके यहाँ दिन होता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट कर जाता है। फिर लैंग्वेज का थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होता है। फिर कम्युनिकेशन के मोड जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं, या तो आप उनसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या तो फिर आप उनसे मैसेंजर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। या ज्यादा सर आपने अगर उनके पास आपने व्हाट्सएप कॉल दिया है या मैसेंजर पे किया है, तो आप व्हाट्सएप कॉल दिया है तो वेल एंड गुड, आप उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैसेंजर पे भी आप उनको नहीं कर सकते अगर उन्होंने अगर अपनी प्रोफाइल में नंबर नहीं डाला होगा, या नंबर डाला होगा लेकिन सिर्फ उनकी जो सेटिंग होती है वो प्राइवेटली होती है, तो आप उनसे मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको थोड़े से कांस्टेंट हो जाते हैं, आप बहुत लिमिटेड वे में उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर उसने अभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया है तो आप उनको धीरे धीरे करके कंपनी के अपडेट्स देते रहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स देते के बारे में जानकारी देते रहिए, राइट। कंपनी की डिटेल्स देते रहिए। जैसे कुछ जैसे कंपनी ने नए लॉन्च, जैसे शुरू शुरू में जब हम करते हैं कि कंपनी के फोर्ब्स मैगजीन में जब वो फीचर हुए तो वो एक पोस्ट उनको फॉरवर्ड कर दिया। फिर जैसे उनको एक्सपोर्ट अवार्ड मिला है तो वो एक पोस्ट उनको फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड हमारे इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, फिर उसको कर दिया। फिर कुछ सोशल एक्टिविटी की है उन्होंने तो उसको हम फॉलो उनको फॉरवर्ड कर दें। यानी आपने जो उनके साथ कन्वर्सेशन जो स्टार्ट किया है, आपको उसे भूलने नहीं देना है। आप चाहे उसको अपडेट भेजिए, प्रोडक्ट्स की डिटेल भेजिए, कंपनी से रिलेटेड कोई चीज भेजिए, या कंपनी का कोई अपडेट आ रहा है तो आप वो भेजिए, या फिर कोई ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है तो वो भेजिए। यानी आप उसको लगातार पिन करते रहिए कि हाँ हमारा कन्वर्सेशन हुआ था और अभी भी चालू है। ये सब चीज आप या तो ये होगा कि या तो वो पॉजिटिवली हाँ बोल देगा या तो ना बोल देगा। हाँ बोल दिया तो वेल एंड गुड, ना बोल दिया है तो भी आप उसको बीच बीच में आप उसको डिटेल्स भेजते रहिए। और क्योंकि वो ऑलरेडी आपके फेसबुक पे आपने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली है तो आप जो भी अपने अपने पर्सनल फेसबुक पे भी जो भी आप पोस्ट डालते हैं, ऑब्वियसली बात है वो उसको देखेगा ही, कहीं ना कहीं उसकी नजर उस पर पड़ेगी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है कि उसने अगर अभी मना कर दिया है तो वो आगे जाके बिल्कुल उस पे ध्यान उसका जरूर जाएगा। तो इस पे आपको फॉलो अप लेने की बहुत जरूरत है। और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के साथ जो सबसे ज्यादा आपको माइंड में रखना होता है वो है पेशेंस। आप बिल्कुल भी उनके साथ हड़बड़ी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप उनको ये नहीं बोल कि आप बिल्कुल आप हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लीजिए या फिर ऐसा हो या वैसा हो, आप उनके साथ बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर सकते। आप बस ये है कि आप उनका फॉलो अप ले सकते हैं until and unless they give you a closing in positive और in negative भी। या तो हाँ बोल दिया तो वेल एंड गुड, नहीं बोला है अगर उन्होंने तो आप उनको डिटेल्स फॉरवर्ड करते रहिए, अपनी कंपनी के बारे में चीजें बताते रहिए। आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है तो ऑब्वियसली बात है वो आपके वॉल पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो उसको देखता रहेगा। तो आज नहीं तो कल वो नेगेटिव से पॉजिटिव तो होगा ही होगा। क्योंकि साथ साथ में भले ही हमको लगता है कि भाई वो नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उसको डिटेल्स भेजते हैं, अगर कुछ इंफॉर्मेशन हम उसको प्रोवाइड करते रहते तो वो एक ना एक बार जो है वो बैकग्राउंड में उसको क्रॉस चेक करने के लिए अपना रिसर्च चालू कर देता है।
अगर उसने अपना रिसर्च चालू कर दिया है तो एक ना एक बार वो आपके पोस्ट को लाइक करेगा या आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ये है कि आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। या तो फिर ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप वो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया तो वो रिप्लाई देना बंद कर देगा। कोई बात नहीं, रिप्लाई देना बंद कर दिया, लेकिन आप अपना काम बिल्कुल मत छोड़िए। आप अपना उनको पोस्ट भेजते रहिए, आप अपडेट देते रहिए। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो वो जरूर आपको ज्वाइन करेंगे। तो मेरा पर्सनल अप्रोच यही होता है। और जनरली मैं बहुत यही सोच के करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं किसी बंदे को अप्रोच कर रही हूँ तो मेरे को उनके साथ 3-3 4-4 महीने तक फॉलोअप लेने होते हैं। इसमें अभी मैं ऑलरेडी कुछ लोगों से इस डिटेल में हूँ, अभी चल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने बुल्गारिया की एक ज्वाइनिंग की है, तो वो जो पर्सन है उनसे मैं पिछले जैसे ही हमको पता चला था, बुल्गारिया में एक्चुअली वो रहते नीदरलैंड में है, और नीदरलैंड की जो है हम रशिया के थ्रू अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, नहीं। तो मैंने उनको अप्रोच किया था कि भाई वो नीदरलैंड से हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही रही, धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो बुल्गारिया से हैं। तो उस समय मैंने क्या किया कि उनको क्लियर कट बता दिया। वो इंटरेस्टेड थे, लेकिन मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि अभी फिलहाल जो है आप भले ही नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और उनके पास नीदरलैंड की डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो और वो बुल्गारिया में रहते थे। तो मैंने उनको सीधे सीधे बता दिया कि अभी फिलहाल कंपनी ने अपना जो फंक्शनिंग है वो बुल्गारिया में अभी लॉन्च नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब भी कंपनी अपना ऑपरेशन वहां पे स्टार्ट करेगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल इन्फॉर्म यू एंड यू कैन स्टार्ट विथ मी। तो ऐसे करते करते मुझे ऑलमोस्ट उनसे बात करते करते 6 महीने हो चुके थे जिनसे मैं उनके कांटेक्ट में थी। और 6 महीने बाद सडनली लक ये रहा कि 46 कंट्रीज का हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ और उसमें बुल्गारिया का भी नाम था। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म हिम, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन बुल्गारिया हु जॉइन द एक्टिनी विथ मी, ठीक। तो अब उन्होंने इसमें काम भी करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से होता है कि अगर आप, कई लोग होते हैं इस तरह के लोग भी आपको मिल जाते हैं कि वो होते कहीं और से हैं पर वो अपना काम कहीं और कर रहे होते हैं। तो इस चीज में आपको बहुत क्लियर कट उनको बता देना होता है कि अभी फिलहाल कंपनी जो है काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर आगे जाके वो कंपनी अगर अपने ऑपरेशन वहां पे लॉन्च करती है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू इन्फॉर्म यू एंड यू विल बी द पायनर in your country, in your place, who will start with the atomic business। तो उसमें क्या उनको इंटरेस्ट हो जाता है कि हाँ, अगर ये कंपनी है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है इस कंपनी को लेके, तो और अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो मैं जो होऊंगा वो पहला बंदा होऊंगा या वन ऑफ द पॉइंटर पर्सन हु विल स्टार्ट एटिंग बिजनेस। तो हो सकता है कि मैं अपनी कंट्री को लीड भी कर सकूं। तो इस तरह का इंप्रेशन आ जाता है, तो वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं या आप उनसे कांटेक्ट में रहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के बहुत काम करना होता है। और अगर मान लीजिए अगर वो कहीं और कंट्रीज से बिलोंग कर रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत क्लियर कट उनको एक विजन दे देना होता है कि आगे जाके हम जब भी कंपनी ज्वाइन करेगी या अपने ऑपरेशन ओपन करेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको उनसे कई 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 दिनों तक कांटेक्ट में रहना होता है। तो ये मेरा पर्सनल अप्रोच रहा है, और ये डिपेंड करता है सामने वाले के पर्सन टू पर्सन, वन टू वन कन्वर्सेशन करने पे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत स्मार्टली खेलना होता है सामने वाले बंदे से, क्योंकि वो जो दूसरी कंट्रीज के जो लोग होते हैं वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वो आप अगर आप उनको बता रहे हैं तो वो सुनने के लिए सुनते हैं। इंडिया में नहीं है, इंडिया के लोगों की तरह नहीं है कि अगर आप उनको कुछ बता रहे हैं तो वो आर्ग्यू करने के लिए सुनते हैं, ना कि आपको समझने के लिए सुनते हैं। लेकिन बाहर के लोग जो है वो अगर आप उनको कुछ भी बता रहे हो तो वो आपको सुनने और समझने के लिए आपको सुनते हैं, राइट। तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आपने उनके ये इम्प्रेशन डाल दिया है कि आप जो है आप भी बहुत प्रोफेशनल हैं, अपने काम को लेके बहुत सीरियस है, कोई भी स्पैमर या रैंडम पर्सन नहीं है। तो फिर वो आपको डेफिनेटली है थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन ज्वाइन जरूर करेंगे। ये मेरा पर्सनल अप्रोच होता है, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, और आप उनसे कैसे डील कर रहे हैं या सामने वाला आपसे किस तरह से डील कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा यही कहना होगा कि अगर आप इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
और यही मेरा प्रेजेंटेशन है और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रोस्पेक्टिंग को लेके, इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग को लेके। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं इसको लिए। राइट, थैंक यू सो मच मैम। गज़ब का प्रेजेंटेशन है ये, और इतना डिटेल तरीके से आपने जो समझाया है पिचिंग कैसे करनी है, बिहेवियरल जो चीज़ें हैं कि आपको समझना होगा, और हर एक कंट्री में सबके थॉट प्रोसेस और उनकी जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है उनको स्टडी करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये लोगों को समझना होगा। इतना इसमें रुचिका मैम ने काफ़ी डिटेल में काम किया है, काफ़ी टाइम लगाया है इंटरनेशनल के ऊपर, उस हिसाब से उनको रिजल्ट मिला है और वही आपसे वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। तो राइट, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना होगा कि पिचिंग कैसे करनी है। जो मैडम ने बताया उस चीज़ को फॉलो करना है, आप लोग को फॉलो करते जाइए, काम होता चला जाएगा आपका, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट का उम्मीद लेके नहीं चलना चाहिए कि मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। आज एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ रुचिका, मैंने अभी बताया कि बुल्गारिया के अंदर इन्होंने एक ऐसे बंदे को ज्वाइन कराया जो वहाँ का पहला आदमी है। उसको इस तरीके से सोचा जाए कि बुल्गारिया का संजय मेश्राम है। तो इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, इन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। आज जैसे कोई साउथ कोरिया का आदमी जो संजय मेश्राम जी का अपलाइन है, उसने ये सोचा होगा क्या कि आज संजय मेश्राम जैसे आदमी को मैंने बिजनेस डाल दिया, उसके बाद वो इंडिया आ गया, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देगा, किसको मालूम था? उनको पता था क्या? उनको नहीं मालूम था ये बात। लेकिन संजय मेश्राम आज 15 लाख से ऊपर लोगों की टीम लेकर खड़ा हो गए। तो ये इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल लीडर आकर इनको सपोर्ट किया है, अपने लेवल पे काम किया। पॉसिबिलिटी इसकी पूरी है कि कल को जो बुल्गारिया में जो जिनको इन्होंने आईडी क्रिएट किया है, कल को वहाँ पे कुछ मिरेकल हो जाए और पूरी की पूरी कंट्री इनके अंडर में आ जाए। आपको मैं कहना जो समझने की कोशिश कीजिएगा, एक आदमी को किसी कंट्री में ज्वाइन कराने का मतलब ये होता है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि अगर उस आदमी को बिजनेस समझ में आ गया तो बुल्गारिया पूरी की पूरी टीम आज रुचिका मैम के अंडर में रहेगा। इस चीज को आप समझो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दूसरे कंपनी के अंदर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 2030 तक 200 कंट्री में घुसने वाला है हिंदुस्तान। एटमी जो प्लान करके रखा है अगले 10 साल में 200 कंट्री टच करेगा। और इनकी रफ्तार देखो, रफ्तार देख के आपको समझ में आ जाएगा। 40-45 कंट्री के अंदर इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, 17 कंट्री के अंदर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो रहा है, और जिस हिसाब से इनका प्रोजेक्शंस है, प्लानिंग है, उस हिसाब से 100% अपने टारगेट को अचीव करेगा। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट की जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर्स मेरे पास भी है, तो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अमेरिका के अंदर, अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ, यूएसए एक ऐसा मार्केट है जहां पे मिलेनियर्स की जो पॉपुलेशन है वो चाहे 10,000 हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, वो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन 20% मिलेनियर जो वहां पे बने हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग से बने हुए, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट को आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत बड़ा मार्केट। इसको इस चीज़ को आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारे आपको फैक्ट फिगर्स मिलेंगे। आज के डेट में अगर टॉप 10 कंट्री की बात करो, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, टॉप 10 कंट्री की अगर लोग बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए आता है। यूएसए के अंदर टर्नओवर जो है अप्रॉक्स अगर परसेंटेज के हिसाब से आप जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर, 20% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। सेकंड नंबर पे चाइना, कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, ताइवान, ये टॉप 10 कंट्री हैं जहां पे आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की काफ़ी बड़ी बातें होती हैं। तो ये कुछ फैक्ट फिगर मैं आपसे कुछ एड ऑन करना चाह रहा था, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इस इंटरनेशनल में मेरा बहुत बड़ा एक्सपोज, हालांकि टीम में लोग हैं दूसरे कंट्रीज़ के, लेकिन मेरा पर्सनली उस लेवल पर मैंने वर्किंग अभी तक नहीं किया है। तो आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनसे, और इनकी जो वे ऑफ वर्किंग है इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के, ये अमेजिंग है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज को समझना शुरू कीजिए। बिजनेस फायदा तभी मिलेगा, और जो प्रोफेशनलिज्म की जो बात चल रही थी, मैडम ने बताया कि फॉरेनर जो होते हैं ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। इतना तो मैं भी समझता हूं कि वहां के लोग प्रोफेशनल होते हैं। राइट, आज हम लोग डायरेक्ट, आज आपको यह बताया जा रहा है कि आप डिजिटली दूसरे कंट्री के अंदर कैसे अपना प्रेजेंस बना सकते हो, कैसे वहां के लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। दूसरे कंट्री देखिए, कहीं ना कहीं उनकी सोच प्रोफेशनल की जब हम लोग बात करते हैं, वो चाहे साउथ कोरिया के जो लीडर है वो हिंदुस्तान में आ चुके, फिलीपींस के लीडर हिंदुस्तान में आ चुके, ठीक है, यूएसए से 4-5 जो बड़े लीडर हैं उनके टीम के लोग हिंदुस्तान में आ चुके। वो डिजिटल भी काम कर सकते थे, वो डिजिटल फेसबुक और ट्विटर पे भी जाकर काम कर सकते थे, वो कर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनके टीम के लोग हिंदुस्तान जैसे मार्केट में आकर के अपना डेरा बैठा रखा है। राइट, तो किस लेवल का उनका विजन है कि पूरा खर्चा, अभी तक उनकी इनकम हिंदुस्तान से क्या होगी उसको भी पता नहीं है, लेकिन सारा प्रेजेंस अपना हिंदुस्तान के अंदर बना रहे हैं वो लोग। उस लेवल पर जाके हमें सोचना पड़ेगा, उस लेवल पर जाके हमें काम करना पड़ेगा। राइट, और जो मैडम ने बताया वो अमेजिंग है, इस चीज को फॉलो कीजिए, समझिए, और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का सवाल है तो सवाल पूछिए। एक क्वेश्चन मैं शुरुआत में मैं ही कर
देता हूं कि मैम एक चीज़ मुझे बताओ कि ग्लोबल, जब हम लोग का जो ग्लोबल जी। एटमी जो हमारा ऐप है, वेबसाइट है, उस पे जाकर के जब किसी को कोई कंट्री के बारे में जानना हो या फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे शुरुआती, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मेरे को हम्म। उस एक हम्म। कोई कंट्री का नाम बताया गया, बोला कि यहाँ पे ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए जब आप उस जगह पर जाते हो तो हम्म। पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने में उन लोग को प्रॉब्लम आती है, तो इसका कोई एग्जैक्ट तरीका है समझने के लिए, जानने के लिए? देखिए, एटमी का जो एक तरीका सबसे ज्यादा ये है कि एटमी वही डॉक्यूमेंट्स लेता है जो वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो इसी तरह से आपको अगर जैसे किसी भी कंट्री के बारे में अगर आपको पता करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको कंबोडिया के बारे में पता करना है या फिलीपींस के बारे में पता करना है ना। या जैसे अभी करंटली अपना बांग्लादेश ओपन हुआ है, राइट। तो बांग्लादेश आप सबसे ज्यादा ये कीजिए कि सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और वही लिखिए वैलिड वैलिड डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ जो भी कंट्री है आपकी, एक्स वाई जेड, बांग्लादेश। तो हाँ, आपको ये पता चल जाता है कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है। तो आप उनसे ये बोल सकते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, या फिर ज्यादातर एटमी ने किया हुआ है जैसे पासपोर्ट है। पासपोर्ट ऑलमोस्ट हर सिटीजन के पास होता है, करेक्ट। और एक ये वैलिड डॉक्यूमेंट होता है हर सिटीजन के हिसाब से, है ना। तो इसमें आप क्या कीजिए, अगर आप किसी भी कंट्री के बारे में अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई वहां पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप गूगल पे जाइए और वहां पे वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट या फिर वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट ये है। तो इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। फिर अगर आपको उसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा है हम्म। कि भाई यहाँ पे इस कंपनी का, इस देश के लिए हमको क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो बेस्ट है आप अपना एटमी के लॉगिन आईडी से लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए। उस कंट्री के डोमेन पे जाइए। जैसे अगर आपको मलेशिया का ढूंढना है तो आप मलेशिया के डोमेन पे जाइए, और जिस तरह से हम अपना लॉगिन आईडी करते हैं आप लॉगिन कीजिए, और ज्वाइन अस से जाके आप एक बार उनका जो परफॉर्मा है, जो हम डिटेल्स डालते यस हैं, यस यस। वो परफॉर्मा देख लीजिए एक बार। कंज्यूमर जैसे कई कंट्रीज में आता है कि आपको कंज्यूमर एज अ रजिस्ट्रेशन करना हो। अगर आप कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो जनरली ये होता है कि वो सिर्फ आपसे ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस ही पूछते हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगते हैं। और अगर मांगते भी हैं तो ज्यादातर वो पासपोर्ट वगैरह का मांगते हैं। हम्म। तो आप एज अ कंज्यूमर अगर वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहते हैं तो आप ये कीजिए कि आप उनको एज अ कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और उनको आईडी पासवर्ड देने के बाद आप उनको ये बोल दीजिए कि आपको हम अभी एज अ कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो उसको आगे जाके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमको सिर्फ एटवी का के मेल पे हमको एक मेल डालना होता है कि आई एम अ कंज्यूमर एंड वांट टू कन्वर्ट माय रजिस्ट्रेशन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर वो कंपनी जो है आपको एक परफॉर्मा भेजती है, आप उसमें अपना वैलिड आईडी प्रूफ आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और वो आप उनको भेज दीजिए। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आ जाता है। तो राइट। ये एक जनरली एक होता है। और अगर डॉक्यूमेंट अगर आपको पता करना हो तो बेस्ट है कि आप सीधे जाइए उसके पास, आप अपना लॉगिन कीजिए और उस कंट्री का डोमेन में लॉगिन कीजिए, जॉइनर्स पे जाइए या रजिस्ट्रेशन पे जाइए जहाँ से हम रजिस्टर करते हैं, वो परफॉर्मा ओपन कीजिए। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको लगना है, तो आप उससे भी आप उसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए क्या है कि आप जिस भी कंट्री के व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप उस डोमेन पे जाके अपना लॉगिन करके रखिए। अगर वो शॉपिंग मॉल के बारे में पूछ रहा है तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आप उनको बता सकते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट देने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना आईडी और गेस्ट पासवर्ड दे दीजिए उनको। राइट तो इस राइट तरह से आप उनसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट।
अच्छा, एक एक मैम एक सवाल और भी था, जिसमें जैसे कि कई सारे कंट्री में इंडियंस तो हर एक कंट्री में अवेलेबल है, हर कंट्री में मिल जाते हैं। तो वो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग दूसरी कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उनको तो आसान होता है बिजनेस में लाना, उनको समझा देते हो, सब सारा काम हो भी जाता है। लेकिन डायरेक्टली जब किसी फॉरेनर को आप अप्रोच करते हो, तो वो लोग डॉक्यूमेंट शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट उनको समझ में नहीं आता। और जब मैंने जितनी भी मेरी डिस्कशन हुई है अपने दोस्तों से जो दूसरे कंट्री के अंदर है, वो यही कहते हैं कि यहाँ के जो लोकलाइट हैं, जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस का जो लोकलाइट बंदा है वो आपको डायरेक्टली अपना डॉक्यूमेंट देने में सहमति नहीं जताएगा, वो टाइम लेगा। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड फिलीपींस में रह रहा है, उनके थ्रू अगर आप जाओगे तो पॉसिबिलिटीज है। तो इसमें अगर मैं कंट्री वाइज अगर मुझे अप्रोच करना है, जैसे कि इंडियंस हैं, मतलब जैसे कनाडा है और फिलीपींस है, यूएसए है ना, तो ये सब जगह पे जैसे इंडियंस जहां पे रह रहे हैं, उनको अगर मुझे डायरेक्टली अप्रोच करना है, तो कोई स्पेसिफिक तरीका आप यूज करते हैं? जैसे इसके लिए ये है कि जैसे अपन सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो कई बार होता है कि हर कंट्री में एक इंडियन कम्युनिटी आपको हर जगह मिल जाएगी, है ना। करेक्ट। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप इस केस में अगर आप किसी इंडियन को अप्रोच करना चाह रहे हैं कि भाई उस कंट्री में मैं किसी इंडियन को अपनी टीम में ज्वाइन करा यस लूं, यस यस। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। हमारे पास फेसबुक एक ऐसा ये बोल सकते हैं कि जादू की डिबिया है कि आप उसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आप बस ये कीजिए, अगर किसी कंट्री में अगर आपको करना है तो इंडियंस इन पोलैंड, इंडियंस इन टर्की, इंडियन कम्युनिटी इन मलेशिया, इंडियन कम्युनिटी इन वियतनाम, है ना, या इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, राइट। आप इस तरह से सर्च कीजिए तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, उसमें पेज मिल जाएंगे, उस आपको वहाँ के लोकल पीपल भी मिल जाएंगे। जैसे हमको ऊपर फिल्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है जब हम कुछ सर्च करते हैं ना, तो हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपन कर सकते हैं। आपको उनका या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप उनको डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आप उनको मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं कि मैं एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देख रहा हूँ, इस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कीवर्ड आप डाल दीजिए इंडियन इन दिस पर्टिकुलर जो भी आपकी कंट्री है। जैसे मैंने आपको बताया इंडियन इन पोलैंड, इंडियन इन मलेशिया, इंडियन कम्युनिटी इन सिंगापुर, इंडियन कम्युनिटी इन यूएसए, इंडियन कम्युनिटी इन न्यूयॉर्क, इन कनाडा, एक्सवाइजेड पर्टिकुलर आप इसमें आप कर लीजिए। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ पर्टिकुलर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए उनका। राइट ग्रुप राइट। ज्वाइन करना ज्यादा इजी होता है ना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अगर किसी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये होता है कि थोड़ा सा आपको शक की निगाह से देखेंगे भी मैं तो जानता नहीं उसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा है ना, इस तरह से हो जाता है। हम भी हमारा भी अप्रोच यही रहता है कि मैं तो इसको जानता नहीं हूँ, हमारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, तो मैं इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट करूँ, ये हो जाता है उसमें। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप के थ्रू अगर उनको अप्रोच करते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ, I am also a member of this particular group and I saw your post and I would like to connect with you in this regard. I'm looking for distributorship and all this. आप इस तरह से उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये हमारे एक चीज उनको एक कॉमन चीज उसमें मिल जाती है उनको, तो वो थोड़ा सा आप पे रिलायबल हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा बात सुनते हैं। अगर आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपको एक एज अ स्पैमर ही वो आपको ट्रीट करते हैं। राइट राइट राइट। परफेक्ट परफेक्टली। अच्छा, अब मैं अपने टीम के लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग फीडबैक दीजिए एक बार कि कैसा लगा प्रेजेंटेशन, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हेलो राकेश सर, राहुल रांगडाल बोल रहा हूँ। यस राहुल जी, बताइए। जी। पहले तो सर फीडबैक दे दूंगा सर, आपका तो वैसे ही काफी बार इसमें रह चुके हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन तो सर माइंड ब्लोइंग रहता है। और पहली बार मैं रुचिका मैम का प्रेजेंटेशन और जैसे कि मैं इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ज्यादा ये कर रहा हूँ, तो जितने मेरे जो डाउट्स थे मोस्टली क्लियर हो चुके हैं रुचिका मैम की वजह से। तो उनका तो प्रेजेंटेशन वो भी काफी अच्छा था। मैम मेरा एक ये था, जैसे मैं यूएस, फिलीपींस, इंग्लैंड और मलेशिया के लिए प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, उनके साथ बात भी चल रहा है। और मैं तो थोड़ा हताश भी हो चुका था कि मेरे 1-1.5 महीने से उनसे बात चल रहा है पर कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। पर आपने जो बोला कि पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो तो एक यानी एक की किरण जाग गई मेरे लिए। मुझे एक ये पूछना था, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूएस में,
दे आर ऑन पीआर वीजा, और हम्म मोस्टली उनके हस्बैंड्स वगैरह है कि जो वहाँ के कार्ड होल्डर है, अगर ज्वाइन हम्म होते हैं और आगे चलकर वो हम्म वहाँ के रेसिडेंट हो जाते हैं, तो हम्म वो इंडियन इसमें आ जाएंगे कि यूएस के आईडी पर हो जाएगा कन्वर्ट? नहीं, इस केस में क्या होता है, अगर इस तरह के कुछ केसेस होते हैं तो जैसे अगर मान लीजिए वो यूएसए में है ना, तो अगर जी जी उनके पास जी। यूएसए के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तो आप अभी उनको। तो उनके पास हेलो। जी बोलिए मैडम, जी बोलिए मैडम। हाँ, आपकी आवाज नहीं आई अभी क्या? नहीं नहीं, जैसे अभी तो ने वहाँ पर वो पीआर पे गए हैं, बट ये हम्म आफ्टर मैरिज है तो मोस्टली उनको तो वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो अगर इन हम्म केस हम्म अभी जैसे मैं उनको, मेरे प्रोस्पेक्ट है, अगर मैं अभी उनको, बेस्ट ये रहेगा कि उनका पीआर होने तक के वेट करूं, कि अभी मैं अगर वो दे देते हैं डॉक्यूमेंट तो शाल आई गो विद देम? देखिए, अगर उनके पास इंडियन डॉक्यूमेंट है तो आप वेल एंड गुड, आप उनसे इंडियन डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उनको रजिस्टर कर लीजिए, है ना। इससे हमको एक फायदा जी ये जी। होगा कि अगर वो इंडियन डॉक्यूमेंट के थ्रू रजिस्टर होते हैं तो उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो एज अ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर होंगे वहां पे, है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर वो अपनी डाउनलाइन में वहां के लोकल लोगों को अगर डालते हैं तो ये एक एडवांटेज ये हो जाएगा उनके पास कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर है और उन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि उनको डॉक्यूमेंट मिलने तक वेट करूं, तो हो सकता है कि वो अभी तो इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन हम्म जब तक उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, है ना। तो अगर हम उनको अभी रजिस्टर कर लेते हैं तो वो अभी से ही उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे या उनका लिंक बनना रहेगा उस चीज के लिए। तो इंडियन डॉक्यूमेंट से आप उनको रजिस्टर कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट है और फोन नंबर नहीं है उनके पास, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमारे पास हम्म कि हमारे हम्म पास इंडिया के हम्म डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन कोई फोन नंबर नहीं है, तो उस केस में आप ये कीजिए कि आप उनके फादर का, मदर का, जो भी एक पर्टिकुलर वर्किंग मोबाइल नंबर है उनका, आप उनको हम्म। वो वाला मोबाइल फीड करके अपना काम शुरू करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि फिर वो अपना मोबाइल नंबर तो ऐसा है कि आप उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये भी होता है ओके। ना। और जैसे ये होता है कि हम वहां पे रजिस्टर कुछ और मोबाइल से करते हैं, लेकिन जब हम व्हाट्सएप पे काम करते हैं या मैसेंजर पे काम करते हैं तो हम किसी और नंबर से बात करते हैं उनसे या किसी और नंबर के थ्रू बात करते हैं, तो वो वहां के नंबर से आप अपना काम कर सकते हैं। और अगर बाद में उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमको इसी नंबर से करना है, तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाके अपना नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। या फिर जी। अगर मान लीजिए बाद में उनको वहाँ का कोई परमानेंट डॉक्यूमेंट मिल जाता है या रेसिडेंशियल उनका हम्म सिटीजनशिप चेंज हो जाती है, तो इस केस में फिर हमको कंपनी को मेल डालना होता है कि आई वॉज रजिस्टर्ड एज दिस डोमेन बट आई एम नाउ सिटीजन, आई हैव चेंज माई सिटीजनशिप टू दिस कंट्री। फिर उस केस में फिर कंपनी ही हम्म आपको उसका सोल्यूशन बताएगी कि आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप अगर पुरानी कंट्री के हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं तो आप वैसे ही कर सकते हैं। बस ये है कि आपका आईडी नंबर और जो भी है वो चेंज नहीं होगा, बस ये है कि आपका क्रेडेंशियल थोड़ा बहुत चेंज चेंज हो नहीं जाएगा, लेकिन आईडी नंबर वगैरह जो है वो चेंज नहीं होता है उसमें। तो बेस्ट ये है कि अगर आप जी मेरा इन लोगों को अगर आप ज्वाइन इन लोगों को अगर ज्वाइन कराना चाह रहे हैं तो अगर इंडियन डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल है तो आप एज अ इंडियन क्रेडेंशियल से आप उनको रजिस्टर करा लीजिए ताकि वो आगे अपना काम स्टार्ट कर सकें, है ना। तो उस केस में उनको फिर ज्यादा जी जी वेट जी। नहीं करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मेरा मेन रीजन ये भी था कि जैसे इंडिया में एन वैल्यू का डिमोलिश हो चुका है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया वो है, तो जो हम्म पे आउट निकलता, अगर इनकेस वो हो जाते हैं आगे चलकर उनके, तो पे आउट उनको तो इंडिया के हिसाब से मिलेगा, आउट ऑफ। नहीं नहीं, पे आउट उनको इंडिया के हिसाब से मतलब ये तो फिर क्या बोलते हैं, प्लान तो सब जगह सेम ही है ना। तो उससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो पे आउट होता है वो जनरली पॉइंट वैल्यू पे होता है या हमारे पर्सनल ग्रुप के पॉइंट वैल्यू पे होता है। तो वो डिफर कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी इस चीज में। लेकिन अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर सबसे ज्यादा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप फिर सीधे कंपनी को मेल डालिए या उनके कस्टमर केयर पे बात कीजिए, तो फिर वो ही आपको एक बेस्ट सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं।
ये राहुल राहुल क्लियर हुआ आपको? हेलो। 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 रुचिका मैम, हाँ एक एक प्रश्न है मेरा, जी। इससे राहुल से ही संबंधित है, राहुल ने जो पूछा। हम्म। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इंडिया का रहा, हम इंडिया के हम्म। लाइनेज में है, तो और हम यूएस में रहते हैं, तो हम्म। क्या हम हेलो। संतोष जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। एक बार देखिए, नेटवर्क एरिया में आइए एक बार आप। सर यहाँ थोड़ा सा कवरेज का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, वो तो खैर। हम्म। क्या अभी संतोष जी जी जी। का नहीं, कोई मैं क्वेश्चन क्वेश्चन ही था? नहीं सुन पाई। नहीं, मैं जैसे सर भी वही बोल रहे थे कि जैसे मेरे अंडर में अभी एक यूएई के बंदे इंडियन आईडी से ज्वाइन हो चुके हैं। हम्म। हेलो। जी। हाँ तो वही जी। यानी ऑलमोस्ट ही इज फ्रॉम अराउंड 15 to 16 years से वो वहाँ पे है। ही विल नॉट गेट द हम्म। रेसिडेंट, बट अगर उनको वहाँ का कुछ आइडेंटिटी रहता है, अगर कुछ ये होता है, अगर यूएई में हो जाता है कि इंडियंस है यूएई में एंड दे कैन ज्वाइन थ्रू इंडियन आईडी, बट विल गिव इट पे आउट ऑफ यूएई इन फ्यूचर, मैं बोल रहा हूँ। तो इन हम्म। दैट केस क्या होगा? देखिए, अगर वो तो फिर ये पूरा टोटली कंपनी का डिसीजन है, लेकिन आप जैसे नहीं, उन्होंने मैं इंडियन सिर्फ डॉक्यूमेंट के थ्रू जी रजिस्टर कर लिया है ना, और आगे जाके अगर कंपनी यूएई में लॉन्च होती है और अगर उनके पास जी। यूएई के भी डॉक्यूमेंट हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको कंपनी को ही मेल डालना ट्रांसफर होगा कि हाँ ट्रांसफर होने आपका के चांसेस रहेंगे तब। हाँ, तब वो चांसेस होंगे चेंज होने के, लेकिन ये है कि आपका आईडी नंबर और पासवर्ड आईडी नंबर जो है और जो आपका ट्री है वो जी जी। चेंज नहीं होगा, वो लेकिन आपके क्रेडेंशियल्स चेंज हो जाएंगे। तो वो उस और केस में आपको कंपनी ही आपको वो सोल्यूशन दे पाएगी। अभी फिलहाल तो जैसे अभी यूएई में कंपनी ओपन ही नहीं हुई है उतना फंक्शन, और लॉन्च जी भी जी। उन्होंने कुछ किया नहीं है, है ना। तो अभी उस केस में तो अभी हम्म। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फंक्शन स्टार्ट होने के बाद फिर हम ये कर सकते हैं। और मैडम एक रिक्वेस्ट था आपसे कि जैसे आप फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मैं भी काफी ट्राई कर रहा हूँ कि अभी अपने मेरे अराउंड 20 to 25 पर्सन है जो आउट ऑफ इंडिया का मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा उनको जो फर्स्ट लीड देने में होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप वो थोड़ा शेयर कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। फर्स्ट लीड इन द सेंस जैसे मेरे फ्रेंड्स है, इंट्रोडक्शन वगैरह रिलेटिव, हाँ कंपनी जी में। जी जी जी। अब वो तो कैसे हाँ फ्रेंड्स हाँ। रिलेटिव है इसलिए उतना दिक्कत नहीं आता, बट वो किसी के पास अप्रोच करने हम्म। जाते हैं तो उनको बताने में हम्म। थोड़ा सा ये जाता है। तो वो अगर आप थोड़ा सा एक छोटा सा आप तो काफी प्रोस्पेक्ट कर चुके हैं, तो वो दे हम्म। पाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। देखिए, अगर हम अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करें तो हम ये बिल्कुल हमारा ये रहता है कि वो हम पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं, है ना। तो उस केस में जी आप जी। उनको डायरेक्टली कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर आई थिंक। नहीं, हाँ, यस यस। है ना। तो उस केस में क्या है कि क्योंकि मैं उस कंट्री में रह रही हूँ, तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट पता है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, उनका पाथ विजन पाथ क्या है वो हमको पता है ना। तो उस केस में क्या करना होगा कि उनको खुद ही उसमें, क्योंकि कंपनी की सारी डिटेल्स आपको पता है, कंपनी के बारे में आपको पता है, तो बस यही है कि भले ही मैं इंडियन हूँ लेकिन रह तो मैं वहीं रह रही हूँ, वहां के लोगों से मुझे अप्रोच करना है तो मैं उनके अकॉर्डिंगली उसको अप्रोच करूंगी, राइट। जैसे अगर अगर इंडिया में बात करें अपन, तो भले ही मैं इंदौर में रह रही हूँ लेकिन मैं अपन यहाँ पे कैसे दिल्ली के बंदे से भी अप्रोच करते हैं, फिर हरियाणा के बंदे से भी करते हैं, या एक्स इंटर स्टेट लोगों से भी हम अप्रोच करते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें, आपको जनरली यही होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बताते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों का ये है कि उनको कंपनसेशन प्लान तो वो बाद में सुनते हैं, कंपनी कितनी रिलायबल है, कंपनी के प्रोडक्ट कितने रिलायबल है, कंपनी का फ्यूचर और विजन क्या है, वो उस मार्केट में कितना टिक सकती है और हमको कितना फायदा पहुंचा सकती है, उस पे उनका फोकस ज्यादा होता है।
तो वहां पे हमको क्या करना होता है कि हमको कंपनसेशन प्लान तो तब बताना है कि जब वो उससे कुछ इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको ये भरोसा दिलाना होता है कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो इतनी रिलायबल है। तो यहाँ पे हमको कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बैकग्राउंड पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो वहां पे अगर हम किसी को अप्रोच करना हो तो वहां पे हमको उनके माइंडसेट और उनके लेवल के हिसाब से अप्रोच करना होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हमको कंपनी और उसके प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ये चीज थोड़ी सी हमको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकली उस पे सोचते हैं कि कंपनी कितने दिन हमारे यहाँ के मार्केट पे सरवाइव कर सकती है, इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना। तो हमको उसके अकॉर्डिंगली उनसे अप्रोच करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमको उनसे डील करना होगा। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। राइट राहुल, ये क्वेश्चन जो तुमने पूछा एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये इनफैक्ट मैडम ने बहुत तरीके से उसको क्लैरिफाई कर भी दिया। और थैंक यू सो जी जी मच, जी सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। शेयरिंग द एक्सलेंट क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट्स, कोई रुचिका मैम के प्रेजेंटेशन के बारे में कोई कुछ बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना सवाल रखें। एनीवन? रुचिका जी, प्रीतेश बोल रहा हूँ पुणे से। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर होस्टिंग सच अ वंडरफुल सेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से एज यूजुअल स्मूथ ही जाता रहता है आपका सेशन। तो मेरा उसके बाद में क्वेश्चन ये था कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट में आपने बताया था कि आप टारगेट किस ग्रुप को करते हो, डायरेक्ट मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रुप रहता है या रैंडमली अप्रोच कैसे करते हैं आप? रैंडम पीपल के अप्रोच करते हो या डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के पीपल को अप्रोच करते हो? देखिए ये डिपेंड करता है। जैसे मैं जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज मुझे किसी बाहर की कंट्री के बंदे को अप्रोच करना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक पहले तो कंट्री डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस कंट्री के लोगों को अप्रोच करना है, राइट। ओके। अब वो कंट्री मैंने एक बार डिसाइड कर ली, तो अब मैं वहां पे क्या देखूंगी, सबसे पहले कि वहां से मैं कितने अपने फायदे के अपने लोगों को वहां से निकाल सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, जैसे ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो हाँ। डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना, वहां पे भी कई तरह की एमएलएम कंपनीज है, जैसे एमवे है, ऑरिफ्लेम है, इस तरह करेक्ट की हर्बल लाइफ है ना, इस तरह की कंपनीज हैं। करेक्ट। तो मैं उस तरह के ग्रुप ज्वाइन करती हूँ पहले, उस अच्छा। तरह के ग्रुप्स को मैं टारगेट करती हूँ। फिर वो हो गया, उसमें मैंने अगर जैसी मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई, तो फिर मैं वहां पे एड कॉपीज डालना शुरू करती हूँ, पोस्ट डालना शुरू करती हूँ। फिर वो उन पोस्ट पे क्या होता है, फिर कई लाइक्स आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, कई स्पैमर कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हमको उन कमेंट्स में से ये देखना है कि उस किस बंदे ने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है, कौन इंटरेस्टेड है, कौन पूछ रहा है। उस बंदे से वो फिर हम जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा फ्रेंड अच्छा। रिक्वेस्ट भेजने से क्या होता है कि हम हमारा एक ये हो जाता है कि हम उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन हमारा बहुत इजी हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली उनको भेज दिया है ना, जैसे अगर उन्होंने इंटरेस्ट भेजा है, तो आप क्या करेंगे, आप उनको एक सीधा सा एक उन्हीं के इसमें रिप्लाई कर दीजिए कि चेक इनबॉक्स, या आप उसको इनबॉक्स में आप उनको मैसेज डाल दीजिए, आई एम लुकिंग फॉर online distributor for the South Korean brand. This company is already working in 17 countries, and the CEO of the company is featured in Forbes and Fortune, and has vision of the company to launch in XYZ। जो भी आपको एक थोड़ा सा क्विक ग्लैंस देना है उस कंपनी ओके के बारे में, वो ओके। आप उनको जाके एक पर्सनल मैसेज डाल दीजिए और उनको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। लेकिन अगर आप इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने हमको कुछ पर्सनल डायरेक्ट मैसेज किया है और साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिया। लेकिन अगर ओके आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे और उनको डायरेक्ट मैसेज भेज देंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपको मैसेज है वो स्पैम में चला जाता है। तो हो सकता है कि वो बंदा उस मैसेज को पढ़े भी ना, ओके ओके या उसको ओके। देखे ही ना। तो इसमें आप क्या कीजिए, जैसे ही उसने आपको इंटरेस्ट शो किया या इंफॉर्मेशन मांगी उससे, तो आप सबसे पहले उसको रिप्लाई कीजिए कि आई एम प्लीज चेक योर पर्सनल चैट, या चेक योर इनबॉक्स करके, और ओके आप उसको उस पे एक
मैसेज डाल दीजिए और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए इमीडिएट। तो उससे क्या अच्छा। होता है कि अगर उसने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो वो आप डायरेक्टली उसको इनबॉक्स में अपना चेक कर सकता है। और अगर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं भी की तो भी वो एक बार अपना इनबॉक्स चेक करेगा, और फिर जैसे जो स्पैम वाला जो बॉक्स अपना एक आता है जिसमें हमको मैसेजेस दिखते नहीं है, है ना, तो वो उसको ओके। भी एक बार चेक करेगा कि भाई इसने मेरे को मैसेज किया है, तो वो अपने आप ही ढूंढ लेगा कि भाई हमारे पास इन्होंने मैसेज किया है, तो हम ढूंढ लेते हैं। और अगर उन्होंने रिप्लाई किया है तो हम उनसे फिर डायरेक्टली 1-to-1 कन्वर्सेशन फिर कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओके। हमारा जो मैसेज है वो वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम उनको डायरेक्टली कर देंगे तो वो हमारा सीधे स्पैम में चला जाएगा, और फिर हो सकता है कि वो बंदा कभी उसको खोल के भी ना देखे, और या तो फिर जब तक उसको खोल के देखे तब तक बहुत लेट हो चुके हो। तो ओके। 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 ये आप कर सकते हो उसके लिए। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में, वही नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप्स में, तो ये जरूरी है क्या कि वहां पर हम लोग को ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि हमको डायरेक्टली पहले कंपनी के बारे में या कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना है? हाँ, ये कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना है। आप उनको ये कर सकते हैं कि साउथ कोरियन ब्रांड है या ई कॉमर्स कंपनी है विच ओके। इज सपोर्टेड बाय साउथ कोरियन गवर्नमेंट। ये मैंने इसलिए बोला है कि आप नाम इसलिए मत कीजिए क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया, है ना, तो कंपनी का नाम उसको पता चल गया, तो खुद आप से कर लेंगे। वो खुद ही अपना बैकग्राउंड में सर्च कर लेगा, और वो क्या करेगा फिर सीधे सीधे अपना एक लोकल लीडर ढूंढेगा या किसी लोकल करेक्ट, बंदे को, करेक्ट, करेक्ट। और उसके साथ ज्वाइन होना पसंद करेगा, ना कि हमारे साथ ज्वाइन होगा, है ना। तो यहाँ पे राइट। डाइवर्सिफिकेशन वाले चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यस, यस, एग्रीड। और एक लास्ट क्वेश्चन, हम्म। ये जो आपने प्लेटफॉर्म यूज किया था, ये भी फेसबुक में आपने शायद से ज्यादा यूज कर रहे हो क्या? या इसके अलावा आई थिंक कौन सा और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर ज्यादा प्रॉस्पेक्टिंग के चांसेस हो सकते हैं अपने को? मैंने तो ज्यादातर जो प्रोस्पेक्टिंग की है वो फेसबुक के थ्रू की है। फिर दूसरा जो मुझे मिला है, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, वो लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं, क्योंकि लिंक्डइन अच्छा। में भी काफी प्रोफेशनल लोग होते हैं उसमें, है ना। अच्छा, वहां पर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप को टारगेट करते हो, राइट? हाँ, जिस तरह ओके। से सेम अप्रोच मेरा ये रहता है, जिस तरह से मैं फेसबुक पे टारगेट करती हूँ उसी तरह से फिर मैं लिंक्डइन में भी टारगेट करती हूँ। ओके। ओके। और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, कोरा है, कोरा पे भी कर सकते हैं। लेकिन कोरा वगैरह में ये होता है कि आपको बहुत स्लो रिस्पांस मिलता है। लिंक्डइन और फेसबुक ऐसा है कि आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिल जाते हैं। ओके। 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 राइट, राइट, राइट। थैंक यू रुचिका जी। या मोस्ट वेलकम। आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं कर पाई हूँ। यस, 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 मेरे ये बेसिक ये 3 मेजर क्वेश्चंस थे थोड़े, वो आपने क्लियर आउट कर दिया। जी, राइट थैंक यू। राइट प्रीतेश, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते रुचिका जी। नमस्ते जी मैं हरीश बोल रहा हूँ यवतमाल से। जी। जी मैम, मैं आपका अभी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, जी थैंक लेकिन यू। मेरा एक सवाल है अभी, मैंने अभी फेस किया इससे में। हम्म एक मेरे दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में वर्क करते हैं, ठीक है। हम्म मैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका एक सवाल था कि वहाँ पे बिजनेस करने पे उनको टैक्सेशन लगते हैं कुछ, हम्म ठीक है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर वो इंडियन डॉक्यूमेंट से लॉगिन करते हैं इंडिया में हम्म और अपना बिजनेस वहाँ पे करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम्म उनको किस हिसाब से टैक्सेशन वगैरह का क्या रहेगा वो वहाँ पे? देखिए, एक्टिवी का जहाँ तक ये पता है, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि इतना नॉलेज तो टैक्सेशन के लिए के बारे में मुझे भी इतना डीप नॉलेज नहीं है, क्योंकि कंट्री टू नहीं, कंट्री फिर सही वो बात है। बहुत ज्यादा वाइड रेंज हो जाती है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है, एक्टिवी जो है जितने भी पे आउट वगैरह देती है ना, तो हाँ। वो उनके कंट्री के हिसाब से उनका जो भी टैक्सेशन वगैरह लगता है उस हिसाब से पे आउट हाँ देती है। जैसे अभी रिसेंटली आपने गौर किया होगा कि जैसे कंपनी ने जब इंडिया जी। में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च। हेलो, आवाज कट गई मैडम आपकी। हेलो, 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 हेलो। मैडम का क्या लगता है?
हाँ मैडम हेलो? का आवाज कट गया है। राकेश सर, आप हैं? नहीं रुचिका मैम लाइन पे हैं, आप सवाल कीजिए। हरीश जी आप सवाल कीजिए अपना। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ मैडम। मैडम एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ, जी बताइए ना। रुचिका मैडम आपने सवाल हेलो। कंट्री के टैक्सेशन और रूल्स एंड नॉर्म्स के हिसाब हाँ एक्चुअली कैसा अपने इंडिया में तो जैसा इनकम टैक्स एटमी लगता है। उस हाँ हिसाब से ही उनका पे। हाँ, हेलो। तो अच्छा, अरे एटमी खुद वो चीज हैंडल करेगी कि इंडिया में टैक्सेशन का। देखिए आपके हेलो। आपके पास जो पे आउट्स आएंगे, राइट, आपके पास जो पे हाँ आउट्स आएंगे वो टैक्सेशन होने के बाद आएगा, आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओके। आईटीआर फाइल करते हो तो वहाँ पे आपको ये इनकम दिखाना पड़ता है, राइट। वहाँ पे जब आप इनकम जी दिखाओ बिल्कुल। वहाँ तो पे वैसे भी हेलो। नहीं, मुझे लगता है सेंडे साहब का सवाल ये है कि हाँ इंडियन आईडी पे उन्होंने ज्वाइन किया है, मेंबरशिप उनकी इंडिया की है, इंडियन आईडी में बराबर सर। ऑस्ट्रेलिया में हाँ रह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया उनका। उनका नीचे ग्रुप पूरा ऑस्ट्रेलियन है, और वो ग्रुप का सेल्स से उनको जब कमीशन मिलेगा तो वो कौन सी करेंसी में मिलेगा? इंडियन करेंसी में मिलेगा तो उधर का टैक्सेशन कटेगा या इधर का टैक्सेशन कटेगा, नहीं कैसे नहीं, होगा? फिर अगर वो इंडिया के हुद से हो रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर इंडिया से रजिस्टर्ड है तो उनका सेंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आता है वो इंडिया का ही आएगा, है ना। एटीमी इंडिया करके सेंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, तो इंडिया के हिसाब से उनको टैक्सेशन लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो इंडिया से रजिस्टर्ड है और आगे जाके उनको ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से वो करते हैं, तो फिर मैं जैसा मैंने आपको बताया कि फिर आपको कंपनी को मेल डाल के उससे ही 1-to-1 ओके कन्वर्सेशन करना पड़ेगा उस हिसाब से फिर। जी बिल्कुल। जी ठीक है जी, मेरा सवाल बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया, थैंक यू। मुझे जवाब मिल गया और आगे क्या करना है वो भी समझ गया। जी जी। राइट हरीश लेकिन जी। अगर टैक्सेशन का नहीं अगर मेरा देखा जाए तो ये एक सवाल पे अटका हुआ है, वो जो हम्म। प्रोग्रेस नहीं हो रहा उसमें, ये एक सवाल पे हम्म। अटका है, इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था मैं। वो बट उनको जवाब कंपनी क्या देना। जनरली ये रहता है कि आप उनको यही हाँ बोलिए कि एटमी कंपनी जो है वो हर कंट्री हाँ के टैक्सेशन एंड रूल्स एंड नॉर्म्स को हिसाब में रख के ही पे आउट सिस्टम जो हम्म, है अपना रिलीज करती है, राइट। तो हाँ मैंने इसके बारे में उनको आपको एक ज्यादा जवाब दिया था। सोचने की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। जी सही बात है, मैंने उनको जवाब दिया था, मैं बोला जो भी होगा वो लीगली होगा। कंपनी बोला हम्म। इलीगल चीज कोई कुछ नहीं होने देगी, आपको हम्म। जो भी पैसा आएगा वो लीगल आएगा, बोला वो गवर्नमेंट को दिखा के ही आएगा, बोला आप चाहे जी ऑस्ट्रेलियन इसमें लॉग इन करो चाहे इंडियन इसमें। ये मैंने इतना जवाब दिया था उनको, लेकिन जी। प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया था नहीं, जो अभी उन्होंने आपने अगर बताया। हाँ ऑस्ट्रेलियन आईडी पे लिया तो उनके ऑस्ट्रेलिया के बैंक में पैसा हाँ जाएगा, हाँ और जी, उस उनके पास जो भी एबीएस। उनका हाँ हाँ केवाईसी उन्होंने किया होगा, जिस भी अकाउंट का हाँ केवाईसी किया होगा उस हिसाब से फिर उनका ट्रांजेक्शन होगा। तो ओके ओके। टैक्सेशन वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से लगेगा। अगर इंडियन आईडी है हाँ तो इंडिया के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी सेल्स कहीं एकदम पे भी क्लियर होने हो दो। गया, बहुत अच्छा। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट ना मैम? यही मैं जी समझा था। जी हाँ, जी। ओके। ओके। राइट हरीश जी, थैंक यू सो थैंक यू मच, मैम। थैंक यू सो मच हरीश जी। और कोई क्वेश्चन आप लोग के पास हो प्लीज पूछिए, एनीवन। हेलो। जी सर, जी जगदीश सर। नहीं मैम, मेरे क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत ज्यादा मैंने कुछ काम भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज या इन प्रोसेस जो भी आने वाले थे वो सारे क्वेश्चंस तो क्लियर हो ही हैं। और सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मैं बस ध्यान थैंक यू से सर। सुनता जा रहा हूँ सबके क्वेश्चंस और आंसर्स, ताकि मैं भी सीखूं और आगे बढ़ूं। और राकेश सर ने बड़े अच्छे से हैंडल किया है प्रोग्राम को, है ना। थैंक्स मैम दोनों को ही। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू जगदीश सर। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई अगर फीडबैक देना चाहता हो इस प्रेजेंटेशन के बारे में तो वो भी आप आगे बढ़ के अपना व्यू रख सकते हो, एनीवन। कोई है, कोई पूछना चाहता है? और राकेश सर, मैं थोड़ा बोलूं, मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए सर, दिल खोल के कीजिए।
मैडम को एक रिक्वेस्ट के ऊपर मैडम ने तैयार हो गई आज का सेशन देने के लिए, क्योंकि हम नहीं सर, एक रिक्वेस्ट हमारा नहीं जो है ये, इसके पहले भी आपने मुझे अप्रोच किया था, बट सबसे उस समय मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे कि उस नहीं समय नहीं, कोई मैं बात नहीं। कल रेडी नहीं कल हो मैंने पाई। एक वर्ड बोला तो आपने इमीडिएटली रेडी कर दिया, उसके लिए धन्यवाद मैडम। और ये जो ना इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग का जो ये मामला है, हमारे लिए तो कुछ भी मालूम नहीं, किसी को भी, मुझे भी मालूम नहीं था। रितेश सर के जो भी टॉक्स आते बोलते हैं, उसमें से कुछ कुछ चीजें सामने आती है, एड कॉपी बनाओ, उनके फेसबुक के ग्रुप में ऐड हो जाओ, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। जो आपने इतना डिटेल में हमें आज बताया है ना, ये बातें एज गुड एज अ ट्रेनिंग हो गई हमारे लिए। और आपने इतना अच्छे से एकदम नर्सरी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वैसा बताया आपने। रियली मैंने सभी सभी बातें नोट डाउन करके रखी है, और मैं ये सर्कुलेट भी करूंगा मेरी टीम में कि ये मैडम ने जो पॉइंट्स किस तरह से हम उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनके नेटवर्क को, उनके ग्रुप्स को, और वहां अपनी जगह बना सकते हैं, ये सब मैंने प्रॉपरली नोट डाउन किया है आपका। और पहला सेशन जो है मैंने नोट डाउन किया है, तो पूरी तरह से थैंक किया यू, है इसको थैंक यू नोट सो मच। डाउन। ये दूसरी बात मैडम, ये गूगल ट्रांसलेटर का टूल यूज करके जो एकदम वो जो बोलेंगे वो इमीडिएटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अपना जो बोलना है इंग्लिश से उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है मैडम। और ये नहीं नहीं, चैलेंजिंग बिल्कुल टास्क चैलेंजिंग आपने नहीं है। इतना क्विकली उसको करना और वही कट पेस्ट करके भेजना, और हमें पता भी नहीं रहता उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कुछ मीनिंग गलत ना निकल जाए और सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो है वो कुछ गलत ना मान ले, तो ये सब चीजें नहीं बड़ी नहीं चैलेंजिंग ही है। नहीं, जहां तक तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है गूगल ट्रांसलेटर के साथ, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम गूगल ट्रांसलेटर में हम किसी और लैंग्वेज में जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ना, तो आपको उसी जो भी जिस भी लैंग्वेज में आपने उसको ट्रांसलेट किया है, उसका आपको इंग्लिश में भी आपको वर्ड्स मिलते हैं। जैसे हम ओ ओ हिंदी लिखते हैं तो आपको अपन हिंदी में लिखते हैं, अपन देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन हाँ अपन को हाँ, इंग्लिश में भी उसके मिलते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब हम दूसरी लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमको उसके इंग्लिश सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं। तो उससे हमको थोड़ा ओके बहुत ओके समझ में आ जाता है कि जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उससे इतना कुछ ओके डिफिकल्टी नहीं आती है। बस हमको कॉपी पेस्ट करना होता है, और उन्होंने जो रिप्लाई किया है हमको अपनी लैंग्वेज में टर्न करके कॉपी पेस्ट करना होता है। ओके ओके, हमने ये बंगाली लैंग्वेज में करके देखा था, इंग्लिश टू बंगाली, वो कुछ अलग ही हम्म मीनिंग निकल गया था उसका। तो वो थोड़ा सा हम्म एक चैलेंजिंग लगता है कि कुछ हम्म गड़बड़ ना हो जाए। और ऐसे ऐसे इतनी बड़ी चैलेंजिंग टास्क को आपने इतने बखूबी निभाया, और इतनी सारी प्रोस्पेक्टिंग की है मैडम, आप रियली आपको सलाम करना चाहिए इस मामले में। नहीं और सर, बस मैं भी हमारे सीख ही रही लिए हूँ अच्छी अभी। बात है, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि टीम इनविंसिबल की लीडर इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग की एक्सपर्ट है, इसलिए आपका नॉलेज, आपका ज्ञान हमें मिल पा रहा है, और आपने भी इतने अच्छे से समझाया है। और मैंने भी दो तीन बार आपको वो दो तीन बातें पूछी थी, तो आपने इमीडिएटली मुझे उसकी फीडबैक दे दिए थे, और वही मैंने सर्कुलेट कर देते, उससे मेरे टीम में 4-5 बांग्लादेश का ये भी आ गया है, ज्वाइनिंग भी आया है। जी तो अभी जी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, सर। यूएसए, फिलीपाइंस, इन जगहों की चल रही है, मलेशिया, बहुत सारे हम्म लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबको ये क्लियर नहीं था। राहुल बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फिलीपाइंस और यूएसए के सेंडे जी ट्राई कर रहे थे, मुझे पूछते हम्म थे, मैं जितना बता सकता था। लेकिन आज सबके डाउट्स क्लियर हो गए मैडम। थैंक यू वेरी मच, सर मेरी आपने आज जो कोशिश, समय दिया ये बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, बहुत जी यूजफुल सेशन बिल्कुल, रहने मैं वाला यही है। कोशिश और करूंगी, क्योंकि हम इनविंसिबल फैमिली के ही मेंबर हैं, तो मुझे तो खुशी होगी कि हमारी इनविंसिबल फैमिली और भी ब्रांचेस उसकी और भी फैलती रहे। बस हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, जो कि इंडिया में ऑलरेडी हमारी इनविंसिबल फैमिली के तौर पे जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि स्पेशली इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के मामले में, कि अगर सामने वाला मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी कंट्री से रिलेटेड हो, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं पास ऑन कर सकूं। क्योंकि भले ही मैं यहाँ से एक बंदे को वो इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन उस एक बंदे के
जिसके थ्रू वो अपनी टीम में 50 लोगों को या 10 लोगों को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती कि आप कहीं पे भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप उनको फॉरवर्ड करें या स्प्रेड करें। तो अगर मुझे जरा भी मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन को लेके अगर मुझे खुद पे भी 1% भी अगर डाउट रहता है तो मैं सामने वाले से बोलती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उस पर थोड़ा सा R&D करके फिर आपको जितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो दे सकती हूँ मैं उस पर कोशिश करूंगी। तो इस प्रोसेस में ये हो जाता है कि मुझे उस चीज के बारे में और भी कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो ये है कि जितने ज्यादा डाउट मेरे पास आते हैं उतना ही ज्यादा मेरा नॉलेज गेन हो जाता है, मुझे और भी नई नई चीजें सीखने को मिल जाती हैं। क्योंकि कई चीजें होती है कि हमारे दिमाग में नहीं आती है लेकिन सामने वाले के दिमाग में आ जाती है, तो हमें लगता है अच्छा ये भी है तो इसके बारे में भी पता किया जाए, तो उस चीज के बारे में भी हमको फिर पता चल जाता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है और मैं सीखने में थोड़ा सा बहुत बिलीव करती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके सीखूं। और अगर मुझे तब भी अगर नहीं मिलता है किसी चीज का सोल्यूशन तो फिर मैं सीधे सीधे रितेश सर से बात करती हूँ कि ऐसा ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो हेलो, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। और रुचिका मैम सुन पा रहे हैं आप? इशू आ रहा है। राइट। सो रुचिका मैम शायद नेटवर्क की थोड़ी सा इशू वहाँ पे है और बात शायद नहीं सुनाई दे रहा है उनको, है ना? मेरे ख्याल से आज का सेशन मैडम आप आवाज़ आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। मैडम देखिए आज यस 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 आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर मैं स्नेहा बोल रही हूँ, स्नेहा चाका बोल रही हूँ। रुचिका मैम के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतना बड़ा इंफॉर्मेशन दिया मैम ने। आज तो हमारे नेटवर्क में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इधर से उधर, तो मैं तो आधा आधा ही सुन पाई, शायद सर ने पूरा सुना होगा। तो मैम जितना भी मैंने सुना है बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। हमें दिखाने के लिए, हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस मीटिंग को लेने के लिए। हेलो। और जी रुचिका मैम बताइए। हाँ मैडम बोलिए। जी मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया एक्चुअली। स्नेहा मैडम ने भी आपको एक वोट ऑफ थैंक्स दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने आपने जो टाइम दिया जो उनके टीम के लिए, उनके लिए वो थैंक्स कहना चाह रही थी आपसे। बट थैंक यू सो मच मैम। यस यस। और मतलब एक चीज़ तो देखिए मैडम, आप तो मतलब 2 घंटा आपने समय दे दिया हमें और हम लोग दुआ करते हैं। मेरे जहन में केवल एक चीज़ घूम रहा है, बताऊं क्या? ये जो बुल्गारिया में आपका एक जो आपने फर्स्ट ज्वाइनिंग कराई है ना, भगवान करे वो संजय मेश्राम जी निकले बुल्गारिया के अंदर। मैं भी यही होप कर रही हूँ। हाँ क्योंकि जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बुल्गारिया जो है इतनी फाइनेंशियली इतनी रिच कंट्री नहीं है। वहाँ पे लोग बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस में अपना लक ट्राई करते रहते हैं और वो ऑलरेडी नीदरलैंड से हैं और बुल्गारिया में सेटल्ड है। तो उनका यही एक व्यू है। वहाँ पे उनका खुद का रिसोर्ट है, वहाँ पे एक्चुअली वो रिसोर्ट ओनर है। तो वो जो है सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट को के बारे में उनका जो इंटरेस्ट बात करने के बाद, मुझसे बात करने के बाद आया वो था हीमोहेम प्रोडक्ट को लेके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो वो यही ट्राई करते हैं कि मेरे आसपास के जो लोग हैं कैसे उनको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज में प्रोवाइड करा दूं। तो उसी वे में उन्होंने काम अभी शुरू किया है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो रात को 2 बजे 3 बजे, क्योंकि टाइम जोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो रात को 3 बजे 4 बजे भी वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देते हैं। तो ये रहता है कि मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम जोन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो अगर मैं थोड़ा लेट भी रिप्लाई करूँ तो आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो वो इस चीज को काफी अच्छे से समझते हैं और अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो वो बिल्कुल उसको बहुत लाइट वेट में लेते हैं और जब भी मैं रिप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। तो ये है कि बस मैं यही होप कर रही हूँ कि वो जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं यही होप कर रही हूँ कि अगर वो भी बुल्गारिया के मिस्टर संजय मेश्राम हो गए तो हमारे तो हमारे नहीं हमारे हो गए। नहीं बिल्कुल होंगे। और संतोष जी आप कुछ और कोई सवाल आपके हैं तो आप पूछ लीजिए या फिर आप कुछ कहना चाहते हो?
सवाल तो नहीं सर, लेकिन आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अपनी टीम के लिए बहुत 2 घंटे का समय दिया और ये सेशन बहुत अच्छे से आपने होस्टिंग करके निभाया, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि एक बार ये मोबाइल पे चलता है तो वो लैपटॉप पे बंद हो जाता है, उधर चलता है तो इधर बंद हो जाता है। तो आज का ये सेशन होस्टिंग करने के लिए भी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, आपने माना, इसके लिए भी सर थैंक यू वेरी मच। और रुचिका मैम का तो बहुत धन्यवाद मैडम। हमारी टीम के लिए आपने बहुत अच्छा आज मार्गदर्शन किया है इंटरनेशनल प्रोस्पेक्टिंग के लिए। आपको भी बहुत बधाई कि आपने बुल्गारिया का एक मेंबर को जोड़ा है, और वो डेफिनेटली संजय मेश्राम सर निकलेंगे वहां के। हम तो देखना चाहेंगे और हम दुआ भी करते कि वो निकले उधर के मेंबर, संजय मेश्राम सर निकले। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू एंड ओवर टू यू सर। आप इसको क्लोज कर दीजिएगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और रुचिका मैम, आपको भी पूरे के पूरे टीम के तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बधाई। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोग आने वाले टाइम में इंटरनेशनल के ऊपर और भी कुछ काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे टीम से जो लोग भी अगर अपने आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे, आप उसको सक्सेसफुली उनको आप सही डायरेक्शन दे पाओगे। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टीम, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टीम मेंबर्स। और जगवीर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। बस सर, मैं तो दिल से यही निकल रहा है कि मैम के लिए जो सबकी दुआएं हैं वो एक और संजय मेश्राम सर क्रिएट हो मैम की टीम में। और हम लोग भी थैंकफुल रहेंगे कि एक दिन हम ऐसे सेशन में मैडम के साथ थे जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो फील कर पाते हैं। तो उस समय एक लोगों के लिए बड़ा ये मोटिवेशनल मतलब टॉक रहेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये जो बातें आज हम लोग कर रहे हैं, आज नहीं, एक साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी ना कभी इस टॉपिक को हम लोग वापस उठाएंगे और हमने बोलेंगे कि हमने एक इस टाइम पे एक मीटिंग की थी, वहां पे इस कंट्री के बारे में बात हुआ था, आज वो कंट्री के लोग इनके टीम में हैं। वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, मीटिंग में आते रहिए, मिलते रहिए, बात करते रहिए, समझते रहिए, काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।